हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे घटना चक्र आई दृष्टि जो मैगजीन है, ईयरली जो मैगजीन आई हुई है 2025 के, इसके हम लोग हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं जो आपकी आगामी परीक्षा समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2023 की जो एग्जाम होने वाली 27 जुलाई को, साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 और अदर स्टेट एग्जाम जैसे बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, इन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल ये कंटेंट है। तो आप इसकी आज थर्ड क्लास करेंगे जिसमें हम लोगों ने नेशनल करंट अफेयर्स को 2 सेक्शन में कवर किया, लेकिन आज से हम लोग एक सेक्शन को एक पूरी क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को समय रहते रिवीजन करने का मौका भी मिल सके समीक्षा अधिकारी के लिए भी, और आपकी चीजों को और बेहतर बूस्ट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम इंटरनेशनल करंट अफेयर। इससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में ये पूरी कंप्लीट मिल जाएगी इसी तरीके के हैंड रिटन नोट्स के साथ। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, जो कि जुलाई 2024 से जून 2025 तक है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को क्वेरीज आती रहती हैं कि सर ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो एक नंबर दे रहा हूं आपको मैं, हमारी टीम का है 8527594636। यहां पर आप ओनली व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल करेंगे तो शायद रिप्लाई नहीं मिल पाता है, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज आप कर लेंगे तो यहां पर आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ की दे दी जाएगी, क्योंकि हमारी जितनी भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, पीडीएफ होती हैं, वो सभी की सभी क्या होती है दोस्तों, पेड होती है, लेकिन उनकी जो क्लासेज आती हैं वो यूट्यूब पे पूरी तरीके से फ्री होती है, जो आप यहाँ पर समझ पाते हैं, चीजों को जो है कि अपने से देख पाते हैं। और जिन्होंने पहला पार्ट ले लिया हो उसको मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, वो सेकंड पार्ट भी जाके ले लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज पहला टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत और क्रोएशिया के बीच संबंध। सबसे पहले आप लोग को एक टास्क देता हूं, क्रोएशिया जो देश है वो कहां पर है ये जरा आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, क्योंकि क्रोएशिया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, ये सब ऐसे जो देश हैं जो कहीं ना कहीं आपको यूरोप में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है ये आप लोग जरूर एक बार लोकेशन ट्रैक कर लीजिएगा। देखिए, मोदी जी 18 जून 2025 को यहाँ की यात्रा पर थे, और क्रोएशिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो आंद्रेज प्लेंकोविच है। ध्यान दिया होगा आपने, जब 2024 का आपने मेंस का प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, तो उसमें ऐसे ऐसे देशों की जो है कि प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति को पूछा गया था, जहां पे बहुत यूजुअली हम लोग यूज नहीं करते टर्म्स को, या यूजुअली उसको हम नहीं पढ़ते हैं। इसी तरीके से 2023 में भी पूछा गया था तंजानिया का, इसी तरीके से 2022 में भी पूछ लिया गया था। तो हर साल एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है, और एक प्रश्न की कीमत बहुत होती है मेरे दोस्त। तो जितने भी आप देश के साथ भारत के संबंध देख रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर जरूर पता होना चाहिए, हेड ऑफ स्टेट जिसे हम कहते हैं। तो क्रोएशिया के कौन हो गए? आंद्रेज प्लेंकोविच हो गए। अब यहां पर भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा, यानी इससे पहले कभी भी भारतीय प्रधानमंत्रियों ने क्रोएशिया जैसे छोटे छोटे देशों में जो है कि यात्रा नहीं की थी, क्योंकि पहले हमारा क्या होता था ना कि हम लोग पहले अपनी आवश्यकताओं अनुसार जहां से वस्तुएं हमें इजिली मिल जाए, क्योंकि हमें जरूरत ज्यादा थी, वस्तुओं की आयात ज्यादा करते थे हम, चाहे वो कृषि हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, मेडिकल, फार्मा, हर चीज में, तो हम उन्हीं देशों के साथ संबंध बनाते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम बहुत बड़े जो है कि हर चीज में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हम इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, निर्यात, और उसके लिए हमें बाजार खोजना पड़ेगा, और बाजार घर बैठ के नहीं मिलता, हमें जाना पड़ता है, देशों से संबंध बनाना पड़ेगा, तब जाके हमें बाजार मिलते हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे 4 महत्वपूर्ण समझौते भी हुए, जैसे कृषि पर समझौता, विज्ञान प्रौद्योगिकी में सहयोग करने पर समझौता, सांस्कृतिक आदान प्रदान पे, और जागरेब यूनिवर्सिटी में हिंदी पीठ चेयर के नवीनीकरण। ध्यान देना कि हिंदी पीठ जो होती, मतलब वहां पे कोई एक हिंदी भाषा या हिंदी संबंधित कोई लिटरेचर क्लास वगैरह जो भी होगी, तो वो ऑलरेडी थी, उसको नवीनीकरण किया जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी कौन सी मेरे तो? जागरेब यूनिवर्सिटी है। और इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं, बहुत करोगे क्रोएशिया की राजधानी वगैरह याद कर लेना। भारत और साइप्रस के बीच में संबंध की बात करेंगे तो मोदी जी यहां पर भी 15 से 16 जून 2025 को साइप्रस की यात्रा पे थे, क्योंकि जब मोदी जी निकले हुए थे विदेश दौरे पे, तो उन्होंने 3 चरणों में यात्रा कंप्लीट करनी थी। पहले उनको साइप्रस जाना था, दूसरा फिर उनको कनाडा जाना था, लेकिन कनाडा के द्विपक्षीय संबंध नहीं थे, बल्कि G7 की वहां पे समिट आयोजित हो रही थी, तो उसमें उनको आमंत्रित किया गया था भारत की तरफ से, मतलब भारत को आमंत्रित किया। तीसरा उनका क्रोएशिया की यात्रा थी। तो क्रोएशिया हमने पढ़ लिया, साइप्रस अब पढ़ रहे हैं। और साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस। कौन है? निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस। मोदी जी 3 देशीय यात्रा पर थे, जिसमें पहला साइप्रस G7 की समिट जो कि कनाडा में आयोजित हुई थी, ये भी हम लोग कवर करेंगे, और क्रोएशिया की यात्रा। साइप्रस यूरोप में भारत की गेटवे यानी प्रवेश द्वार के रूप में है। तो आप देखोगे कि यूरोप में अगर आपको प्रवेश करना है तो साइप्रस एक थोड़ा सा आइलैंड टाइप का आप देखोगे, कहीं पे समुद्र के किनारे मिलेगा, मेडिटेरियन के पास, तो वहां पर जो है कि प्रवेश द्वार माना जाता है कि अगर आपको यूरोप में प्रवेश करना है तो साइप्रस से आपको संबंध अच्छे रखने होंगे। साइप्रस ने भारतीय कंपनियों को शिपिंग, लॉजिस्टिक,
फाइनेंशियल हब सुविधा जैसी चीज़ों में जो है कि सहयोग करने का प्रस्ताव रखा है। क्या करने के लिए कि हम भारतीय जो कंपनियां चाहे वो शिपिंग की हो, जैसे जहाज वगैरह बनाती है, बंदरगाह वगैरह डेवलप करती हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया, फाइनेंशियल हब सुविधा, इन सभी पर अपना प्रस्ताव रखा है। और मोदी जी को साथ ही साइप्रस का जो सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोसिस थर्ड प्रदान किया गया। क्या? मैकारियोस थर्ड प्रदान किया गया। तो ये आप कोई भी यहाँ पे कीवर्ड्स उठा लीजिए जहां से आपको याद रहे कि अच्छा ये वर्ड अगर एग्जाम में आ जाता है पुरस्कार के तौर पे तो हम पता कर ले किस देश का। जैसे माकिरियोस, जैसे मैकारियोस लिखा हुआ है, मैकारियोस थर्ड, तो आप इसको कीवर्ड्स के रूप में यूज कर सकते हो कि ये अगर वर्ड आता है तो ये साइप्रस से सम्मिलित हो जाएगा। भारत और पराग्वे की अगर हम बात करते हैं तो देखो पराग्वे कहाँ है, ये आपका मिलेगा साउथ अमेरिका में। जैसे अब आपको ये मैं कमेंट करके पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन, हालांकि मैं बता सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा आपको भी अपनी ब्रेन वॉश करना पड़ता है, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग, कि पराग्वे और उरुग्वे दो ऐसे देश है जो दोनों भाई लगते हैं नाम से, ब्राजील के निकट है, लेकिन कौन सा ऐसा देश है जो लैंडलॉक्ड है? क्या वो पराग्वे है, क्या वो उरुग्वे है? आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखो मेरे दोस्त जो भी मैं बीच बीच में क्वेश्चन बोलता हूं ना, ये आप लोग अगर इग्नोर करते हो तो ये मान के चलो कि आप एक अच्छा खासा क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो इसीलिए आपके साथ मिस्टेक हो जाती, जो क्वेश्चन बोलता हूं उसको तुरंत वीडियो पॉज करिए, एक नजर देख लीजिए या नोट कर लीजिए अगर आपने पीडीएफ लिए तो, ताकि वो और बेहतर हो जाता है आपका। 2 से 4 जून 2025 को पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पहली बार भारत की यात्रा पर थे। क्या थे? पहली भारत की यात्रा कह सकते हैं, यानी कि पराग्वे के कोई भी राष्ट्रपति पहली बार थे। तो क्या नाम था? सैंटियागो पेना। मोदी और पेना के मध्य हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई थी जून 2025 में। सामान्यतः जो है कि हमारे हेड ऑफ स्टेट के साथ जब भी कोई मीटिंग होती है फॉरेन हेड ऑफ स्टेट की, तो हैदराबाद जो जगह है एक तरीके से हैदराबाद हाउस, वहीं पे द्विपक्षीय वार्ता होती है नई दिल्ली में। दोनों पक्षों द्वारा भारत मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के तहत मौजूदा व्यापार संबंधों को विस्तारित करने पर भी रुचि दिखाई गई। अब ये मर्कोसुर क्या है दोस्तों? ये देखिए साउथ अमेरिका में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें मैक्सिमम कंट्री इसके माध्यम से जुड़ के आपस में क्या करती हैं? व्यापार को एक्सटेंड करती है, व्यापार को बढ़ावा देती है, जिसमें कोई शुल्क वगैरह जो आपके टैरिफ है उनको कम किया जाता है। तो इसी से संबंधित भारत भी चाहता है कि हम मर्कोसुर के साथ क्या करें? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करें। एफटीए नहीं कर रहे मेरे दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे, हम पीटीए करने की बात कर रहे हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी जब भी अगर हम साउथ अमेरिका के तहत अगर हम व्यापार करने को चाहेंगे तो पराग्वे को थोड़ी वरीयता दे देंगे। तो इस पे विचार किया जा रहा है। पराग्वे आईएसए का 100वां सदस्य बन चुका है। आईएसए क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा जो है कि वितरित कर रहा है। तो यहां पे ये क्या हो गया? इसका 100वां सदस्य हो गया। साथ ही साथ आप देखो कि जीबीए यानी ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस, जिसको हम लोग कहते हैं, जो G20 में शुरू हुआ था, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में पराग्वे भी शामिल हो गया है। अच्छा, जीबीए को लॉन्च कहाँ किया गया था? तो भारत में जब समिट हो रही थी G20 की, तो वहीं पर लॉन्च किया गया था। जीबीए का मतलब क्या हो गया? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। वैश्विक स्तर पर जो जैविक ईंधन है, जो बायोमास है, उससे बनने वाले ईंधन को हम लोग ये कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम देखेंगे भारत और अंगोला के बारे में बात करेंगे। देखिए भारत और अंगोला की बात करें तो अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ गोंसाल्वेस, क्या लिखा है? गोंसाल्वेस, जो कि 1 से 4 मई 2025 को भारत की यात्रा पे थे। तो जोआओ गोंसाल्वेस जो कि अंगोला के राष्ट्रपति, अब इनके साथ भारत ने क्या किया? कुछ प्रमुख समझौते किए, जैसे आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग करने की बात की गई है, कृषि क्षेत्र पर सहयोग करने की बात की गई। 2025 से 29 अगले 5 वर्षों की अवधि में सांस्कृतिक आदान प्रदान करने की भी बात की गई है। साथ ही साथ आईएसए का 123 मेंबर भी इसको बनाया गया है। एक बात ध्यान रखना कि भारत जब भी किसी दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करता है तो प्रयास करता है कि अगर वो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है तो उसे किसी भी तरीके से हम आईएसए में इंक्लूड करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को और मजबूती मिलती है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी का और बेहतर प्रोडक्शन हो सके। अब यहां पर आईएसए 2 बार आ चुका वर्ड, तो मैं इस पे चर्चा कर लेता हूँ, छोटी सी जो है कि ज्यादा बड़ी नहीं। देखो इसकी स्थापना मेरे तो 2015 में की गई थी इंडिया और फ्रांस के द्वारा, पेरिस में जब COP21 हो रहा था ना, पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है कि क्लाइमेट चेंज पे जो होती है UNFCCC के तहत, तो उस समय जब 2015 में मीटिंग्स हो रही थी, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहां पे भारत और फ्रांस ने क्या किया? मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को गठबंधन किया। हालांकि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और 3 से 6 नवंबर 2024 को अभी हाल ही में दिल्ली में आईएसए का 7वां सत्र आयोजित किया गया। कौन से नंबर का था? 7वां सत्र। तो 7वां जो अधिवेशन था, 7वां सत्र था आईएसए का, दिल्ली में आयोजित हुआ। और COP27 इसको नाम दिया गया, मतलब COP27 में सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज भी प्रारंभ किया गया है। क्या किया गया? COP27 में सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज प्रारंभ किया, जैसे COP21 में खुद गठित हुआ और COP27
2027 में आया। आईएसए का एक लक्ष्य भी है टुवर्ड्स 1000, इस टुवर्ड 1000 रणनीति द्वारा सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश प्राप्त करना है वैश्विक स्तर पर। भारत अकेले नहीं करेगा, वैश्विक स्तर पे टुवर्ड्स 1000। ठीक है, ये हो गया। और साथ ही साथ इस टुवर्ड्स 1000 का जो मतलब है कि 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा को स्थापित किया जाएगा और 1000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक स्तर पे कमी करनी है। तो 1000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी भी आएगी, साथ ही साथ 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन भी होगा। किससे? टुवर्ड्स 1000 के प्रोजेक्ट से। तो ये किसका प्रोजेक्ट हो गया? आईएसए का हो गया। अब चलते हैं भारत और चिली संबंध की बात करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग भारत और चिली के संबंध को। देखो चिली कहाँ पे भैया? साउथ अमेरिका में है, और साउथ अमेरिका में भी कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के तट पर है। अब इसे अगर आप देखोगे, मार्च 2019 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने चिली की राजकीय यात्रा की थी, और उसके बदले में अब चिली के राष्ट्रपति 5 साल बाद 1 से 5 अप्रैल 2025 के बीच में गैब्रियल बोरिक फॉन्ट द्वारा भारत की यात्रा की गई है। और इस दौरान जो शिखर वार्ता हुई थी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। साथ ही साथ इन्होंने 2-3 शहर और भी घूमे थे, जैसे यूपी का आगरा हो गया, क्योंकि आगरा वहां पे क्या करने गए होंगे? बेगम का मुमताज महल का जो है कि ताजमहल देखा होगा वहां पे। मुंबई का दौरा किया इन्होंने और बंगलुरु का दौरा किया था। तो ये 3 प्रमुख शहर भी याद रख लेना, स्पेशली यूपी में अगर पूछे तो आगरा को। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं। अब जैसे चिली क्या है, आर्कटिक महासागर में तो है नहीं, अंटार्कटिक में है, तो वहां पर सहयोग भी इनसे उसी तरीके किया गया, अंटार्कटिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान। एनडीएमए एवं चिली का सेना परेड राष्ट्रीय आपदा निवारण सेवा के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता किया गया, क्योंकि चिली भी क्या तटीय क्षेत्र है, और तटीय क्षेत्र होने के कारण वहां पे एक तो भूकंप सबसे अधिक आते हैं, प्लस साथ ही साथ वहां पे ज्वालामुखी भी आते हैं और आपकी सुनामी भी आती है। तो ऐसे में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है हमारे भारत की, इसके साथ साथ सेना परेड जो कि चिली का एक राष्ट्रीय आपदा निवारण सेवा संगठन है, इनके मध्य में समझौता किया गया। तो हमने अंटार्कटिक पे किया, सांस्कृतिक पे किया और आपदा प्रबंधन पे किया। तो ये याद रख लेना आप लोग। साथ ही साथ एक कंपनी है वहां की, कोडेल्को, क्या नाम है उसका? कोडेल्को, और भारत की है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कॉपर मतलब तांबा। ठीक है, इनके मध्य भी एक समझौता किया गया है और अप्रैल 2025 में सेपा पर साइन किया गया। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सेपा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी व्यापक स्तर पर जो है कि हम आर्थिक व्यापार करने को समझौता जो करते हैं, तो सेपा हो गया एक तरीके। तो भारत ने क्या किया? चिली के साथ भी सेपा कर लिया है। तो ये याद रख लेना आप लोग। अब भारत और थाईलैंड की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करें? भारत और थाईलैंड की। देखो थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं पेंटागर्न सिनावात्रा, जो भी नाम कह दो, जो भी सिवानात्रा सिनावात्रा, इनके निमंत्रण पर मोदी जी ने 3 से 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड की यात्रा की थी। कहां पे गए थे? थाईलैंड में गए थे। और इस दौरान इन्होंने 6 इंपॉर्टेंट समझौते किए थे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बात करूंगा। सबसे पहले रणनीतिक साझेदारी पर संयुक्त घोषणा पत्र। क्या रणनीतिक मतलब क्या होता है? जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं, यानी कि हम समुद्री सुरक्षा की बात कर रहे होते हैं, हथियारों की सुरक्षा की बात कर रहे होते हैं, मिलिट्री डिफेंस की बात कर रहे होते हैं, तो वो आपकी सामरिक और रणनीतिक सुरक्षा हो जाती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं समाज कल्याण मंत्रालय जो होता है थाईलैंड का, और भारत की तरफ से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मध्य में एक समझौता किया गया है कि किस तरीके से हम डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से समाज का कल्याण किया जा सकता है, और भारत की भी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी फोकस किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लोथल गुजरात का, कहां का है दोस्तों? लोथल जो है गुजरात का है, और इसमें राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में समझौता दे रहे हैं। लोथल में क्या हो रहा है ना कि जितनी भी समुद्री विरासत है उन सबका एक तरीके से म्यूजियम कह सकते हो तैयार करने की बात हो रही है। तो वहां पर जो है कि भारत सरकार लगातार जितने भी देशों के साथ समझौता हो सकता है उनसे प्रयास कर रही है कि कुछ ना कुछ पैसा हमें मिले ताकि हम उसका प्रयोग कर सकें। आगे देखते हैं भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट है, उसके विकास के लिए जो मंत्रालय है, और भारत में थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के मध्य भी समझौता हो रहा है, क्योंकि आसियान कंट्री का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं म्यांमार होते हुए, आपको याद होगा कि हम लोग लाओस, थाईलैंड, म्यांमार होते हुए पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश कर सकते हैं। तो वहां पे हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। और भारत के राष्ट्रीय लघु निगम लिमिटेड जो NSIC जो है, साथ ही साथ थाईलैंड के लघु मध्यम उद्योग संवर्धन कार्यालय के मध्य भी एक समझौता हुआ है। अर्थात अगर आप देखोगे जो माइक्रो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड होते हैं, उनका थाईलैंड, तो ये यहाँ पर डेवलपमेंट हमारा हो रहा है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे भारत और श्रीलंका की। देखिए वामपंथी नेता जो अभी नए वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, अनुरा दिसानायके, ठीक है, ये दिसंबर 2024 में भारत की यात्रा पर थे, राष्ट्रपति वहाँ के, और अब वर्तमान में मोदी जी 4 और 6 अप्रैल के मध्य क्या थे? श्रीलंका की यात्रा पर थे। तो जब वहाँ के नए राष्ट्रपति बनते हैं वामपंथी नेता अनुरा दिसानायके, तो भारत की यात्रा पर आते हैं, और इसके बाद फिर मोदी जी भी जो है कि श्रीलंका की यात्रा पर जाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जिसमें स्पेशली 7 महत्वपूर्ण थे, लेकिन इनमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट मैंने समझौते आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं। देखो, द्विपक्षीय संबंध जितने भी होते हैं ना, उसकी एक सबसे खराब आदत ये होती है कि वहाँ पे सब एक जैसा ही हमको लगता है। जितने भी समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, सब रटे रटाए होते हैं, ठीक है। और जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो इनमें ये जो टॉपिक आता है ना, यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, जो लोकेशन होती है जियोग्राफिकल लोकेशन, उस पर प्रश्न ज्यादातर एग्जामिनर बनाता है, जो कि यहाँ पर हम शॉर्ट में क्लास में समझा नहीं पाते क्योंकि टाइम नहीं होता है, और कंटेंट यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे तो करंट अफेयर्स ना होके स्टैटिक पोर्शन बन जाएगा। तो आप लोग जरूर इन चीजों को रिवाइज कर लिया करो। क्या कहा जा रहा है इसमें कि विद्युत आयात निर्यात के लिए एचवीडीसी इंटरकनेक्शन हेतु समझौता किया गया, यानी कि श्रीलंका को जो हम विद्युत आयात करेंगे, निर्यात करेंगे, तो उसके लिए एचवीडीसी इंटर कनेक्शन के लिए समझौता किया गया। त्रिंकोमाली ऊर्जा केंद्र पर भारत श्रीलंका यूएई का त्रिपक्षीय समझौता, दिस इज द इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना के हम्बनटोटा जो एक्वायर करने के बाद चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ने क्या किया, त्रिंकोमाली में जो है कि ऊर्जा केंद्र को डेवलप करना शुरू कर दिया। और उसमें भारत अकेले सहयोग नहीं कर रहा, भारत के साथ श्रीलंका तो है ही है क्योंकि त्रिंकोमाली वहीं का है, साथ ही यूएई भी उसमें अपना इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये त्रिपक्षीय हो गया। भारत फार्माकोपिया आयोग एवं श्रीलंका राष्ट्रीय औद्योगिक नियामक, मतलब औषधि नियामक प्राधिकरण के एक मध्य समझौता हुआ है। किसके किसके? भारतीय फार्माकोपिया आयोग एवं श्रीलंका राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण के मध्य समझौता हुआ है। और साथ ही साथ इसी दौरान मोदी जी को श्रीलंका मित्र विभूषण का भी पुरस्कार दिया गया, और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिसे इस प्रकार का कोई भी सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड को अगर हम लोग देखते हैं एक बार फिर से, देखिए अगस्त 2024 में हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि कहाँ पे थे, न्यूजीलैंड की यात्रा पे थी। और वर्तमान में अगर आप देखोगे तो 16 से 20 मार्च 2025 में पीएम क्रिस्टोफर लक्सन भारत की यात्रा पे थे। तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री नए बने उनका क्या नाम है, पीएम क्रिस्टोफर लक्सन, ये भारत की यात्रा पर थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि थे। क्योंकि रायसीना डायलॉग में क्या होता है कि हम अपनी रणनीतिक जो है कि रणनीतियां जो बनाते हैं भारत के विकसित करने में या भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान दिलाने में, तो उसमें हम यहाँ पर इनको चीफ गेस्ट के रूप में न्यूजीलैंड को आमंत्रित किए थे। साथ ही साथ कुछ प्रमुख समझौते हुए, जैसे रक्षा मंत्रालय के मध्य हमने समझौता किया कि किस तरीके से हम रक्षा मंत्रालय को और भी अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर सकते। क्योंकि आप देखोगे न्यूजीलैंड ही एकमात्र ऐसा देश लगता है मुझे जो पूरी दुनिया के संघर्ष से बिल्कुल अलग रहता है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दुनिया भाड़ में जाए उससे नहीं मतलब, वो अपना काम करता है, व्यापार करता है, चुपचाप रहता है शांति से। साथ ही साथ बागवानी के विकास पर समझौता किया गया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा के मध्य अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर पारंपरिक मान्यता एक समझौता भी किया गया। किसके किसके? अगर जो भारत का देखोगे, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड जो सीबीआईसी होता है, साथ ही साथ यहाँ पर न्यूजीलैंड का भी सीमा शुल्क सेवा होता है, इनके मध्य एक ऑपरेटर पारंपरिक मान्यता का समझौता कर लिया गया है। साथ ही न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल IPIO मतलब IPOI में शामिल कर दिया गया। किसको किया गया? इंडो पैसिफिक जो महासागर है, जिसमें कहीं ना कहीं एशिया प्रशांत महासागर में डेवलपमेंट की बात की जा रही है, पर्यावरणीय संसाधनों की बात की जा रही है, और हम यहाँ की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसमें न्यूजीलैंड को भी इंक्लूड कर दिया गया कि आप भी इस भागीदारी में शामिल हो जाइए। अब चलते हैं भारत और मॉरिशस की बात करते हैं। पुराना याराना है भारत मॉरिशस के बीच में। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि हिंद महासागर में इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हिंद महासागर में हम भारत का प्रवेश द्वार इसको मानते हैं। 11 से 12 मार्च 2025 को मोदी जी मॉरिशस की यात्रा पर थे, और इस दौरान मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 26 जनवरी को जो राष्ट्रीय मतलब हमारा जो भारतीय मतलब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि विदेश के किसी न किसी देश के हेड ऑफ स्टेट को चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित कर लेते हैं, करते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो मॉरिशस का नेशनल हॉलीडे हो रहा था, राष्ट्रीय दिवस हो रहा था आयोजित, तो उस समय मोदी जी को क्या किया गया? चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। और इसी दौरान उन्हें एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। यानी मोदी जी को यह कहा गया कि ये की ऑफ द इंडियन ओशन है, मतलब कि भारतीय हिंद महासागर के क्या है, ये एक चाबी है एक तरीके से, की, यहाँ पे की ऑफ द इंडियन ओशन, ये मोदी जी को प्रदान किया गया। साथ ही साथ मोदी जी ने भी राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा गोकुल को OCI कार्ड प्रदान किया गया। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन इंडियन, मतलब सिटीजनशिप इंडिया जो है कि कह सकते हो, तो इनको भी एक OCI कार्ड दे दिया गया। ठीक है, कि जैसे PIO होता तो OCI कार्ड और NRI कार्ड होते, तो इनको भी OCI कार्ड प्रदान किया गया। अब भारत और अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो भैया अमेरिका की बात करें,
13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएसए की यात्रा पे थे और ये उनकी दूसरी यात्रा थी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान। 21वीं सदी के लिए संयुक्त रूप से अमेरिका भारत समझौते का शुभारंभ करने का इन्होंने प्रयास किया कि भाई जो भी पिछले साल के जो तनाव थे, यानी कि पिछले दशक के जो भी तनाव थे, उनको भुलाते हुए इन्होंने कहा कि 21वीं सदी के लिए हम भारत और अमेरिका को क्या करेंगे, संयुक्त रूप से समझौता करेंगे, या संयुक्त रूप से हम जो है कि कोई भी काम करेंगे विश्व के स्तर पे तो दोनों लोग एक दूसरे के हितों को साधते हुए आगे बढ़ेंगे। ये 21वीं सदी का। साथ ही साथ इन्होंने एक पहल शुरू की, ट्रस्ट मतलब वैसे तो होता है विश्वास कि अपने दोस्त के साथ अगर आप एग्रीमेंट करो तो विश्वास होना चाहिए, तो यहां पर अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजी, ये इसकी ट्रस्ट पहल के रूप में है। और ये प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ट्रस्ट पहल को शुभारंभ किया, तो आपके सामने ऑप्शन कई सारे आएंगे, तो ये बन सकता है। इसी तरीके से इसका मतलब जो होता है कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में हमें सहयोग करना, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग यानी आईओटी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, एआई हो गया, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, सहयोग करेंगे अमेरिका के साथ और अमेरिका हमारे साथ सहयोग करेगा। यही ट्रस्ट जो पहल है उसका उद्देश्य मुख्य रूप से। इसके साथ साथ इन्होंने एक और पहल शुरू की जिसको इंडस कहते हैं, IND, इंडिया हो गया, यूएस मतलब यूएस हो गया। इंडस इनोवेशन की शुरुआत की जो कि नवाचार का सेतु होगा, जो मुख्य रूप से अंतरिक्ष में, ऊर्जा में, अन्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देगा। तो ट्रस्ट हो गया, इंडस हो गया, ये दोनों ही उभरती हुई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सहयोग करने पर फोकस कर रहा है और दोनों ही भारत और अमेरिका के मध्य ही आयोजित की गई है। यहां तक बात समझ में आ गई। चले देखो, यहां पे छोटे छोटे टॉपिक हैं अभी, तो इनको हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत और नाइजीरिया की बात करें तो मोदी जी ने 16-17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया की यात्रा की और वर्तमान में यहां पर देखोगे कि राष्ट्रपति जो अहमद टिनीबू थे, इन्होंने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। नाइजर सबसे ही आपको समझ जाएगा नाइजीरिया का है। भारत और गुयाना की बात करें, यह भी देखिए आपके साउथ अमेरिका का देश है, ठीक है। वहां पराग्वे की यात्रा की, वहां चिली की यात्रा की, वहां जो है कि गुयाना की यात्रा की। तो ऐसा नहीं लगता कि भारत अब साउथ अमेरिका में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। 19 से 21 नवंबर 2025 को, सॉरी यहाँ पे 2024 होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नवंबर तो अभी आई नहीं है, को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुयाना की यात्रा हुई और वहां के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली है। कौन है वहां के राष्ट्रपति? मोहम्मद इरफान अली। तो इसको जरा 24 कर लेना, आप लोगों के पास अगर करंट अफेयर्स है पीडीएफ तो इसे करेक्ट कर लेना। 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर ये मुख्य अतिथि थे। कौन? इंदौर में, जो कि आयोजित किया गया था। तो उस दौरान गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ये भारत के क्या थे? चीफ गेस्ट थे एक तरीके से, ठीक है। किसके चीफ गेस्ट थे? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पे जो इंदौर में आयोजित हुआ था। और देखोगे कि गुयाना में जो जॉर्ज टाउन शहर है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया, सेकेंड इंडिया कैरिकॉम। अब आपके दिमाग में अगर सर ये कैरिकॉम क्या होता है तो इसको समझ लेते हैं। देखो कैरिकॉम क्या होता है उसको समझते हैं। तो ये कुछ और नहीं बल्कि जो कैरिबियन सी होता है, जो आपका साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, पनामा नहर वगैरह जो कैरिबियन सी है, यहाँ पर जो समुदाय होते हैं, स्पेशली जो 20 कंट्रीज होती हैं, इनका ही ग्रुप होता है कैरिबियन सी के रूप में। तो ये जो कैरिबियन कम्युनिटी है, इन्हीं से बना हुआ है कैरिकॉम और इनके साथ भारत एक अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो 20 नवंबर 2024 में गुयाना में आयोजित किया गया सेकंड इंडिया कैरिकॉम, ठीक है। इसकी अध्यक्षता ग्रेनाडा प्रधानमंत्री जो थे, ग्रेनाडा के जो प्रधानमंत्री डिकॉन है, इन्होंने की थी इसकी अध्यक्षता। साथ ही साथ सह अध्यक्षता के रूप में यहाँ पे मोदी जी भी शामिल हुए थे। हालांकि जो इससे पहले आयोजित किया गया था पहला भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन, ये सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था। बात समझ में आ गई आपको? तो ये कहाँ पे प्रतिभाग किया था इन्होंने? गुयाना में, जॉर्ज टाउन में कैरिकॉम में किया था। भारत और सिंगापुर की बात कर लेते हैं भैया। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सितंबर 2024 में सिंगापुर की यात्रा पर थे और ये मोदी जी की 5वीं यात्रा थी सिंगापुर की। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो आसियान में, जितने भी आसियान देश है, चाहे वो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, उन सभी में अगर आप देखोगे तो सिंगापुर के साथ सबसे बड़ा व्यापार होता है हमारा। सबसे बड़ी बात कि सिंगापुर सबसे अधिक FDI हमारे यहाँ लेकर आता है, सबसे अधिक लेकर आता है, उसके बाद ही मॉरिशस आता है, लेकिन कहीं ना कहीं FDI सबसे अधिक आती है यहाँ पे। तो आसियान में बहुत बड़ा जो है कि व्यापारिक साझेदार है ये हमारे भारत का। आगे देखते हैं 4 कुछ प्रमुख समझौते हुए। जैसे अगर हम बात करें कि डिजिटल प्रौद्योगिकी समझौता किया गया, शैक्षिक एवं कौशल विकास समझौता किया गया, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पे समझौता हुआ, भारत सिंगापुर अर्धचालक पारितंत्र साझेदारी यानी कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर भी जो है कि समझौता किया गया। साथ ही साथ भारत ने यहाँ पर अपना पहला तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में ओपन किया। तिरुवल्लुर कौन है? इन्होंने तिरुकुरल नाम की एक जो है कि रचना की थी, तिरुकुरल जो कि दक्षिण भारत का महाकाव्य भी मान सकते हो इसको। तो तिरुकुरल की रचना की थी इन्होंने, तिरुवल्लुर साहब ने, और इसी की सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना सिंगापुर में की गई है। भारत और ब्रुनेई की बात कर लेते हैं अगर हम, तो देखो
3 से 4 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी जी की यात्रा संपन्न हुई ब्रुनेई की। ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इससे पहले कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री इन छोटे-छोटे देशों में नहीं जाता था। और ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के चांसरी परिसर का उद्घाटन भी किया गया मोदी जी के द्वारा। जो ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग एस्टैब्लिश किया गया है, वहां पे जो चांसरी परिसर है उसका उद्घाटन किया गया। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में मोदी जी ने चांसरी परिसर का उद्घाटन किया, जो कि भारत का उच्चायोग, ये किस देश में उद्घाटित किया गया है? तो ऐसे भी आपसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखो, जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं ना, जो जो संभावना हो सकती है, वो सारी संभावना मैं जो है कि आपको कंप्लीट कर रहा हूं। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि यात्रा के दौरान राजधानी जो बंदर शेरी बागवान जो इसकी राजधानी है में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। क्या कह रहा है? यात्रा के दौरान राजधानी बंदर शेरी बागवान में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का इन्होंने दौरा भी किया। बंदर शेरी बागवान और चेन्नई के मध्य सीधी उड़ान हो गई, जो कि पहली उड़ान है। इससे पहले अगर आपको ब्रुनेई डायरेक्ट जाना होगा ना, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। आपको जो है कि इंडोनेशिया की फ्लाइट पकड़ के फिर जाना पड़ेगा, या फिर आप थाईलैंड की फ्लाइट पकड़ के फिर ब्रुनेई में जा सकते हो। तो डायरेक्ट नहीं थी। अब भारत और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट भी हो गई है। और साथ ही साथ ISTRAC, ठीक है, इसने ब्रुनेई के कई संस्थानों पर या कई स्थानों पे भू स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया है। और ये क्या करता है, अगर आप देखोगे तो इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क है। ये इसका जो है कि फुल फॉर्म होता है कि इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क है, जो इसरो को सहयोग प्रदान करता है। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। और ये इसरो को सहयोग प्रदान करने के साथ साथ ब्रुनेई में भी इसने कई जियो स्टेशन नेटवर्क स्थापित किए हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे, भारत यूक्रेन की बात करते हैं। तो भारत यूक्रेन की अगर हम देखें तो देखिए 23 अगस्त 2024 को मोदी जी की यूक्रेन यात्रा संपन्न हुई थी। और वहां पे जो जेलेंस्की साहब है, उन्होंने आमंत्रित किया था भारत को, तो मोदी जी ने उनकी यात्रा भी की। और यूक्रेन से सुरक्षित भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा संचालित किया गया था। जब रसिया और यूक्रेन वॉर जो है कि बहुत चरम स्थिति में आ गया था, तो वहां पे जितने भी भारतीय चाहे पढ़ाई करने वाले हो चाहे जॉब करने वाले हो, उनको सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा संचालित किया गया था। और 15-16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित एक यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भी भारत ने प्रतिभाग किया था। हालांकि यहां पे रूस को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि रूस का ही विरोध करते हुए इसको आयोजित किया गया था। लेकिन भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी, ताकि रूस इस चीज को अपने विरोध में ना समझे। भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी कि मेरा यहां पर सम्मिलित होना रूस के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, रूस के खिलाफ बिल्कुल नहीं है जो है कि। और साथ ही साथ जो यूक्रेन की राजधानी है, जिसका नाम है कीव, ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव में ओएसिस ऑफ पीस पार्क में स्थित एक गांधी जी की प्रतिमा है। वहां पर भी इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया। और 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इसी दौरान भारतीय सरकार के द्वारा 4 भीष्म क्यूब प्रदान किए गए थे, जो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एक स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है, जिसमें आपकी बेसिक फर्स्ट एड की सुविधाएं मिल जाएंगी, बहुत सारी चेकिंग की सुविधाएं मिल जाएंगी, चाहे वो एक्सरे हो या ब्लड टेस्ट हो, और बहुत सारी जो है कि ऑक्सीजन उपकरण वगैरह सारी क्षमताएं इसके अंदर डेवलप की गई है। इसका ट्रायल भी दोस्तों आगरा में ही हुआ था, ठीक है, पैरासूट से मतलब एक तरीके पैरासूट हॉस्पिटल कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और स्वयं विद्युत क्षमता उत्पादित करने की भी क्षमता रखता है। ये सर्जिकल उपकरणों से युक्त है, यानी कि किसी प्रकार की सर्जरी अगर करनी है तो उसे भी वो कर सकता है। साथ ही साथ भीष्म की बात करें तो ये जो भीष्म क्यूब थे, देखो भीष्म परियोजना जो है वो आरोग्य मैत्री परियोजना का ही अंग है, और ये स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भी है। तो याद रख लेना कि भीष्म क्यूब अब तक जो है कि भारत ने किसी भी देश को नहीं दी थी। पहला ऐसा देश है जहां पे विदेशी स्तर पे भारत ने भीष्म क्यूब को सम्मिलित किया या दिया एक तरीके से। भारत और मलेशिया के बारे में बात करेंगे तो 19 से 21 अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ये भारत की यात्रा पे थे। कब थे? 19 से 21 अगस्त 2024 को पीएम दातो सेरी अनवर इब्राहिम ये भारत की यात्रा पे थे। और इनकी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत ने कहा है मलेशिया को कि हम आपको 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद वाला चावल देंगे। यानी मलेशिया को भारत क्या करेगा? एक मुश्त 2 लाख मीट्रिक टन जो है कि गैर बासमती चावल प्रदान कर रहा है वहां पे। साथ ही साथ मलेशिया को IBCA में भी शामिल किया गया। IBCA क्या होता है अभी मैंने कल ही बताया, तो आपको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस होता है, या तो फिर आज भी इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो IBCA में भी शामिल किया गया। और UTAR अर्थात यूनिवर्सिटी टांकू अब्दुल रहमान मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की भी स्थापना की गई थी। यानी जो उतार कह सकते हो, यूनिवर्सिटी टांकू अब्दुल रहमान, ये एक मलेशिया की यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आयुर्वेद चेयर की स्थापना की गई है। मलाया विश्वविद्यालय में भी भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुर पीठ की स्थापना की गई। इससे पहले अभी मैंने आपको बताया सिंगापुर में तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। तो
ये भी आपको याद रखना है। और भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की भी स्थापना की गई है। आगे हम बात करेंगे यूपीआई को लेकर। भैया यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जिससे आप ऑनलाइन माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हो। तो यूपीआई को मलेशिया के पे नेट, पेमेंट नहीं, पे नेट के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है, जिससे भारतीय व्यक्ति मलेशिया में किसी भी ट्रांजैक्शन आईडी को प्रूफ कर सकते हैं, मतलब पेमेंट कर सकते हैं, और मलेशिया वाले भी भारत में पेमेंट सेंड कर सकते हैं। तो हम यूपीआई को क्या कर रहे हैं? पे नेट से एकीकृत कर रहे हैं। अब चलते हैं भारत और वियतनाम की बात कर लेते हैं। बस एक दो देश और हैं, फिर उसके बाद हम अलग टॉपिक यानी इंडेक्स वगैरह जो आप खोज रहे हो वो भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब देखो इस क्लास में क्या होता है ना कि हम लोग वो सारे टॉपिक कवर करते हैं, वो सारे पॉइंट कवर करते हैं जहां से प्रश्न बन सकता है। बाकी तो यार होता क्या, मैगजीन क्यों बड़ी हो जाती है? क्योंकि उसमें कहानी बहुत सारी होती है, जिसको या तो आप खुद बैठ के पढ़ोगे एक बार और फिर छोड़ोगे। और फिर कई ऐसे बिगनर बच्चे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्या बनना चाहिए। क्योंकि उसके पीछे जो रीजन होता है ना कि जो बिगिनर बच्चे होते हैं उनको क्यों नहीं समझ में आता है कि भाई क्वेश्चन कैसे पढ़ने चाहिए आपके करंट अफेयर से, वो उनमें दिक्कत इस चीज की आती है क्योंकि वो कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं देखते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता पीवाईक्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो देख लेते हैं वियतनाम के साथ। जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री फाम मिन चिन भारत की यात्रा पे थे। कब थे? जुलाई 2024 यानी कि पिछले वर्ष थे। वियतनाम के नात्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में एक आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जो है कि नरेंद्र मोदी जी और पीएम फाम मिन चिन जो भी वियतनाम के प्रधानमंत्री, इन्होंने भारत में रहते हुए वर्चुअली तरीके से, वहां पे जाके नहीं, क्योंकि भाई भारत की यात्रा पे होता, तो वर्चुअली तरीके से क्या किया, जो नात्रांग नाम की एक जगह होगी वहां पे एक दूरसंचार यूनिवर्सिटी होगी, उसमें आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। 2024 से 28 के मध्य जो है कि रणनीतिक हिस्सेदारी पर इन्होंने सिग्नेचर भी किए और 9 महत्वपूर्ण समझौते हुए, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। रक्षा खरीद के लिए भारत के द्वारा $300 मिलियन की ऋण सहायता दी गई, लाइन ऑफ क्रेडिट। अब प्रश्न कैसे बनेगा कि गत वर्ष, हाल ही में नहीं कहेगा क्योंकि हाल का तो मतलब होता 2-3 महीने के अंदर, गत वर्ष भारत सरकार के द्वारा आसियान के किस देश को जो है कि $300 मिलियन की क्या दिया गया, लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा खरीद के लिए। तो आपका मलेशिया हो जाएगा। और लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर में विकास करने पर भी समझौता किया गया है। अब आगे देखते हैं भारत और रूस के संबंध को हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 से 9 जुलाई 2024 को रूस की यात्रा की थी। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन उस समय आयोजित किया गया था, क्योंकि भारत और रूस के मध्य क्या होता है, प्रत्येक वर्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और ये 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा था, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री वहां पे रूस में गए थे। और अगर हम बात करें 21वां कहां आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, जो कि दिसंबर 2021 में। फिर 22वें सम्मेलन में उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया दोनों लोगों ने मिलकर, जिसका नाम था कि भारत रूस स्थायी और विस्तारित साझेदारी, यानी कि भारत और रूस के मध्य में जो साझेदारी हो रही है वो स्थायी है और विस्तारित होती जा रही है धीरे धीरे। 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को भी निर्धारित किया गया कि भारत का जो रूस के साथ व्यापार है वो काफी कम है दोस्तों। जैसे $118 बिलियन के आसपास चाइना के साथ है, 118-19 बिलियन के आसपास ही अमेरिका के साथ भी है, लेकिन रूस के साथ जो है कि उतना व्यापार नहीं है, $100 से भी नीचे चल रहा है, $100 बिलियन। तो भारत और रूस दोनों का ये प्रयास है कि हम अगले 2030 आते आते $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दे दें। और रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल से मोदी जी को सम्मानित किया गया और इस प्रकार का सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री पहले हैं ये, क्योंकि रूस जल्दी जो है कि किसी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं देता वो, लेकिन मोदी जी को दिया। साथ ही साथ भारत ने 2 वाणिज्यिक दूतावास भी जो है कि ओपन किए रूस के 2 शहरों में, एक शहर था कजान और एक शहर था याकेतेरिनबर्ग। ये 2 महत्वपूर्ण शहर हैं जहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया, भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। तो ये 2 टॉपिक, मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा पिछले आधे घंटे में टॉपिक, ये तो थे द्विपक्षीय संबंध। अब चलते हम वैश्विक संबंधों को उजागर करेंगे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो इसको देखते हैं हम लोग कि सतत विकास लक्ष्य की बात करें अगर हम लोग कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें, देखिए 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 169 जो है कि उप लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि जिन्हें हमें 2030 तक प्राप्त करना है, ये विश्व के द्वारा प्राप्त करना था। 24 जून 2025 को UNSDSN यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको आप इंग्लिश में अगर आप बोलोगे
तो यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा एसडीजी रिपोर्ट 2025 की जारी की गई। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स देखोगे मेरे दोस्त, तो उसमें बहुआयामी जो सूचकांक होता है उसके बारे में पूछ लिया गया था कि कौन सी संस्थाएं जारी करती हैं, जिसमें यूएनडीपी और ओफी दोनों संस्थाएं आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर कौन जारी कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। और इन्होंने थीम क्या रखी थी? फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी, यानी इन्होंने कहा कि हम फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं 2030 तक, और फिर आगे ये भी वर्ड यूज करते हैं मिड सेंचुरी, यानी कि 2050 तक भी जा सकता है। भाई मिड सेंचुरी तो वही है। और टोटल 167 यानी 167 देशों को जो है कि इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। अगर रैंक की हम बात करें तो सबसे बेहतर जो प्रदर्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में, तो वो हो जाएगा आपका फिनलैंड, नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे आपका स्वीडन आ जाएगा। अच्छा, देखा जाए तो आप यूरोप के ये जो 4-5 देश है ना, जिसमें स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये कुछ ऐसे देश है, नॉर्वे वगैरह, ये स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं इनको, क्योंकि यहाँ की जीडीपी बहुत अच्छी है, गवर्नेंस अच्छी है, यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है, लोग बहुत अवेयर हैं, तो हर चीज में इनकी भूमिका बहुत अच्छी होती है। भारत की बात करें मेरे दोस्तों, 2024 में जहां हमने 109 रैंक हासिल की थी, अब उसमें काफी कुछ सुधार करते हुए 67 स्कोर प्राप्त करते हुए हमारी रैंक जो आई है वो 99 आई है। जबकि वहीं पे अगर आप दक्षिणी सूडान को देखोगे तो ये सबसे आखिरी स्तर पे आता है, 167 पे, 167 पे, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बहुत ज्यादा कोई रोल प्ले नहीं किया है। लेकिन यहां पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग जो है कि 10 अंकों का सुधार हुआ है, जो कि दिखाता है कि भारत किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए प्रयासरत है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देख लेते हैं। आईएमडी की बात करेंगे, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 जून 2025 में जारी की गई है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं आईएमडी, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसी के द्वारा इस रैंक को जारी किया था। किसके द्वारा? आईएमडी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और ये टोटल 69 अर्थव्यवस्थाओं यानी कि 69 देशों को कवर करती है रैंकिंग में, जो विश्व के स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। तो सबसे बड़ी जो की बात करेंगे, रैंक 1 स्विट्जरलैंड को ही मिलती है। ये मानते हैं कि स्विट्जरलैंड जो है कि सबसे बेहतर कॉम्पिटिटिव जो है कि इकोनॉमी है। सेकंड नंबर पे आपका सिंगापुर आएगा। भारत की बात करें तो भारत आपका 41 नंबर पे आ जाएगा, जबकि अंतिम स्तर पे वेनेजुएला आएगा, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है। आगे देखते हैं यहाँ पे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। देखो, ऊर्जा संक्रमण जब वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अपने यहाँ पारंपरिक ऊर्जा से हटाते हुए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ऊर्जा ट्रांजिशन फेज में जो है कि चल रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर 118 देशों की ऊर्जा प्रणालियों को 3 आयामों पर रैंक दी गई। कितने आयामों पर रैंक दी जा रही है? 3 आयामों पे। समानता, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा सतत विकास हो जाएगा, समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा। इन तीनों के आधार पे हम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी की जाती है, और इन्होंने भी जिस नाम से रिपोर्ट जारी करते हैं उसको कहते हैं फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025, इस नाम से इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें रैंक 1 आपके स्वीडन को मिली है, रैंक 71 आपके इंडिया को मिली है, और रैंक 118 यानी कि जो लास्ट वाली रैंक है, 118वीं जो रैंक है, वो कांगो गणराज्य को मिली है। आगे बात करते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, यानी कि रहने योग्य शहर कौन कौन से हैं, जहां पर मुख्य रूप से कुछ 5 फैक्टर ऐसे हैं जो इजीली अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल यहां पर देखोगे 18 जून 2025 को EIU के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसको हम लोग इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कहते हैं। इन्होंने भी दुनिया के 173 देशों को कवर किया और वहां के कुछ प्रमुख शहरों को कवर किया, जिसमें कहा कि अगर किसी देश में स्थिरता यानी कि सस्टेनेबिलिटी है, स्वास्थ्य देखभाल बेहतर है, संस्कृति और पर्यावरण बेहतर है, शिक्षा और बुनियादी ढांचा, अगर ये सभी चीजें बेहतर हैं तो हम उनको रैंकिंग देंगे रहने योग्य शहरों के रूप में। तो कोपेनहेगन डेनमार्क को रैंक 1 मिली है और वियना ऑस्ट्रिया को रैंक 2 मिली। तो डेनमार्क तो एक देश हो गया, लेकिन वहां पे जो कोपेनहेगन है उसको रैंक 1 और वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है और इसको रैंक 2 मिला है। लेकिन सबसे खतरनाक शहर जो माना गया वो दमिश्क को माना गया, जो कि सीरिया के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर है, यानी कि यहाँ पे इस तरीके की कोई भी सुविधा नहीं है जो ये 5 श्रेणियों में डिवाइड की जाती है। ऐसी कोई सुविधा है ही नहीं, अगर है भी तो बहुत ही लचर या बहुत ही खराब स्थिति में है। आगे देखते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो देखिए 11 जून 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया, इसे भी, और 148 देशों को इसमें शामिल किया गया। यहां पे अगर आप बात करोगे तो रैंक 1 फिर से आइसलैंड को मिलेगा इस बार 0.926। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो
आउट ऑफ 100 में से लगभग इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं क्योंकि आइसलैंड में लैंगिक समानता बहुत बड़े स्तर पे है। अर्थात वहां पे जो लैंगिक गैप होता है ना, जेंडर गैप, वो है ही नहीं। क्या लड़की क्या लड़का, जो भी काम करना वो हर कोई खुली छूट से कर सकता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे नंबर पे आपकी फिनलैंड आता है। लेकिन आज भी भारत में पितृसत्तात्मक सोच, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से भारत का 131वीं रैंक है, जबकि इससे पहले तो 2024 में सही थे, 2 रैंक कम तो थे दोस्तों। अब तो और ज्यादा लैंगिक अंतराल बढ़ चुका है। भारत की स्थिति अगर आप उप सूचकांक के तौर पे देखोगे तो आर्थिक भागीदारी और सरकार में 144 नंबर मिल रहा है, सोचो 148 देशों में, यानी हमारे यहाँ कोई है ही नहीं आर्थिक भागीदारी में। शिक्षा प्राप्ति में थोड़ा बहुत अब महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू कर दी है केंद्र सरकार ने, ताकि शिक्षा व्यवस्था में कुछ राहत मिल रही है इन लोगों को, तो 110 नंबर है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में 143 नंबर है। राजनीतिक सशक्तिकरण में 69, क्योंकि पंचायत में आरक्षण है, स्थानीय निकायों में आरक्षण है, लोकसभा विधानमंडल में भी आरक्षण मिलने लगा, तो इन जगहों पे आरक्षण मिलने से राजनीतिक रूप से सशक्त हो चुकी हैं। कई महिलाएं भी जो है कि इस समय मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की हो गई, चाहे दिल्ली की रेखा गुप्ता हो गए, तो यहाँ पे तो है इन लोगों का वर्चस्व, लेकिन बाकी क्षेत्रों में नहीं है। और हमारे भारत में बहुसंख्यक समाज क्या है, मिडिल वर्ग या तो लोअर वर्ग होता है, वो पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव नहीं हो पाता है, तो इसीलिए इन जगह भारत की रैंकिंग बहुत खराब है। आगे बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स की। बात करें कि वैश्विक शांति सूचकांक, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक थिंक टैंक है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि अर्थव्यवस्था और शांति से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की जाती है संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष, और ये ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है जो कि 18 जून 2025 को इसने जारी की है। 163 देशों को यहाँ पर रैंक भी प्रदान की, लेकिन इन रैंक में आप सबसे पहले अगर देखोगे तो आइसलैंड आता है और सेकंड नंबर पे आयरलैंड आता है जो कि यूके से कनेक्टेड होता है, और रैंक 115, यानी कि भारत में जो रैंकिंग प्राप्त की गई है वो 115 रैंक मिली है। और इन्होंने ये भी कहा, क्षेत्र वाइज अगर इनकी बात करें तो इन्होंने कहा कि पश्चिमी और मध्य विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र माना, यानी कि जो पश्चिमी है और जो मध्य विश्व है, पश्चिमी यूरोप की अगर हम बात करें, पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, तो ये बहुत शांतिपूर्ण देश है क्योंकि यहाँ पे हर चीज की संपन्नता है, किसी चीज की हेडक नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने कहा जो मध्य पूर्व है, मिडिल ईस्ट है, या जो उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र है, ये सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर एक तो भूखमरी, गरीबी, आतंकवाद, चरमपंथी, तमाम ऐसे क्षेत्रीय जो है कि संकट मौजूद है जिससे विश्व को संकट हो रहा है, इसलिए सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। अगर देश की बात करोगे तो जिस प्रकार से आइसलैंड जो है कि सबसे शांतिपूर्ण देश है, वैसे ही आप देखोगे यमन सबसे अशांतिपूर्ण या कम शांतिपूर्ण देश है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 प्रति वर्ष जून माह में जारी की जाती है। 19 जून को इस बार जारी हुई। इसकी जो निर्माण पद्धति होती है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस क्या है, ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक संस्था है, यानी कि ब्रिटेन में स्थित एक संस्था है जो एशिया के स्तर पर भी रिपोर्ट जारी करती है और वर्ल्ड के स्तर पर भी रिपोर्ट जारी करती है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड के स्तर पर पढ़ रहे हैं कि पूरे दुनिया की इन्होंने यूनिवर्सिटी को रैंकिंग प्रदान की है, जिसमें ये कहते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर रोजगार सहित योग्यता प्रदान करती है, रोजगार वाली और स्थिरता के आधार पर, इन दोनों ही पद्धति को प्रयोग किया था इसके निर्माण में। और दोनों कारक को शामिल करने पे इनको पता चला कि भैया जो MIT है ना, अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT रैंक 1 प्राप्त करता है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन रैंक 2 प्रदान करता है, और भारत का IIT दिल्ली रैंक 123 प्राप्त करता है, जो कि भारत में रैंक 1 कहलाएगा, क्योंकि 122 संस्थान जो थे वो भारत के थे ही नहीं। 123 पर जो है कि भारत का पहला संस्थान आता है IIT दिल्ली। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के तहत मैं बता रहा हूं, तो यहां पर भारत में इसको हम रैंक 1 कह सकते हैं। हालांकि इस रैंकिंग में भारत के 54 संस्थान शामिल हुए हैं, भारत के 54 संस्थान, तो 123 पे IIT दिल्ली और 129 पे IIT बॉम्बे, ये दोनों जो है कि शामिल हो गए हैं। ठीक है, और भी रैंकिंग है लेकिन मैंने आपको 2 बता दी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अब दोस्त। ऑपरेशन राइजिंग की बात करते हैं अगर हम लोग, देखो ऑपरेशन राइजिंग क्या होता है, राइजिंग मतलब होता है उगते हुए शेर, या यूं कहे कि उभरते हुए शेर। ठीक है, इजराइल के द्वारा ईरान के विरुद्ध एक सैन्य अभियान शुरू किया गया था 13 जून 2025 को, जिसको ऑपरेशन राइजिंग लॉयन कहा गया। क्या कहा इजराइल ने, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। शेर की भांति उदित होती इजरायली कौम, यानी कि इजराइल की जो कौम है, यहूदी कौम है, जो बहुत छोटी जनसंख्या है, फिर भी पश्चिम एशिया में उसका गजब का दबदबा है। वहां की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उससे तो दुनिया थरथर कांपती है। अगर इजराइल में कोई भी घटना हो जाए और मोसाद को वो जिम्मेदारी दे दिया ना, 1 घंटे के अंतर्गत
1 घंटे के अंदर वो आतंकवादी पकड़ के आ जाएगा, कोई भी हो। इतनी जबरदस्त वो संस्था है भाई, ठीक है। तो इतना तो हमारा रॉ वगैरह भी काम नहीं कर पाते हैं जितना उनकी पहुंच है बहुत अच्छे से। तो इसीलिए वो एक उभरती हुई जो है कि कौम है इजरायली। लेकिन बदले में क्या किया, ईरान ने भी तो कुछ एक आतंकवादी घटना की मतलब जवाबी कार्रवाई की। तो उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड ये शुरू किया इजराइल के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई में कि भैया हम भी एक ऑपरेशन चला रहे हैं। अच्छा, बहुत सालों मतलब 20-25 साल बाद ऐसा होगा कि अमेरिका जो है कि डायरेक्ट इस युद्ध में कूद गया, और इस युद्ध में वो कूदा 22 जून को, जिसमें ईरान के परमाणु अस्त्रों पर उसने हवाई हमला किया। और किस नाम से? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से। और इसमें 4 से 5 मतलब 3 जो परमाणु अस्त्र थे ईरान में, इसको निशाना बनाया, जैसे फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ये तीनों ही परमाणु अस्त्र थे ईरान में, जिसे अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। तो ईरान का क्या चला? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड चला। इजराइल ने क्या किया? जो ऑपरेशन जो कि राइजिंग लायन था, और अमेरिका का जो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हो गया। लेकिन भारत ने भी एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था भारत का ऑपरेशन सिंधु। लेकिन भारत ने कोई आतंकवादी या किसी प्रकार का हमला नहीं किया, बल्कि ईरान में बसे और इजराइल में बसे भारतीयों को निकालने का प्रयास किया। क्योंकि जब दो पक्षों में युद्ध हो जाता है वैश्विक स्तर पे, तो बहुत सारे निर्दोषों की जान जाती है। तो इजराइल और ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। जैसे यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाएगा, वैसे हमने ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से ईरान और इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। अब बात करते हैं यूएनओ की एक प्रमुख संस्था इकोसॉक जो कि आर्थिक सामाजिक परिषद है, जिसके टोटल 54 मेंबर हैं। भारत को इसका अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसलिए टॉपिक आ गया चर्चा में। भारत को इकोसॉक अर्थात आर्थिक सामाजिक परिषद के 2026 से 28 अवधि के लिए सदस्य चुन लिया गया है। और इसकी कार्यकाल जो शुरू होगा 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक, यानी कि पूरे के पूरे इसके पास 2 सालों का पूरा कार्यकाल रहेगा, 2 से 3 साल का। और साथ ही साथ केवल भारत ही नहीं चुना गया, 4 देश चुने गए थे जो एशिया प्रशांत क्षेत्र से आए हैं, जिसमें भारत हो गया, चीन हो गया, लेबनान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। अगर मान लो एक प्रश्न पूछना हुआ एग्जामिनर को, तो सीधा पूछेगा कि अभी हाल ही में सामाजिक आर्थिक परिषद में भारत का चयन किया गया 2 सालों के लिए, 2026 से 28 तक। भारत के साथ कौन से ऐसे 3 देश थे जिनका चयन साथ में किया गया? तो वो 3 देश कौन से हो गए? चीन, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान। सभी चारों सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षीय है, जो कि हर वर्ष 1/3 जो 18 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और जब भी उनका चुनाव होता है तो 3 वर्ष के लिए कार्यकाल मिलता है। तो भारत को क्या मिला? 2026 से 28 तक। चीन, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान को भी यही कार्यकाल मिला है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की, IIAS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस साइंसेस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। इसकी स्थापना दोस्त 1930 में की गई थी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। भारत को IIAS की महासभा जब बैठक हुई ब्रुसेल्स 3 जून 2025 में, तो भारत को अध्यक्ष के पद हेतु चुन लिया गया। और ऐसा पहली बार हुआ। पहली बार होने का मतलब है कि भारत पहली बार इसका अध्यक्ष चुना गया। भारत के प्रत्याशी वी श्रीनिवासन ने इसमें 87 मत प्राप्त किए थे, और ऑस्ट्रिया के कैंडिडेट को पराजित कर दिया था, जो कि 54 मत पे ही हार गए थे। तो इस तरीके से IIAS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस के अध्यक्ष जो है वो दावेदारी किसको मिली? भारत को मिल गई है, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल रहेगा 2025 से 28 तक रहेगा। इस कार्यकाल के लिए भारत अध्यक्ष रहेगा। साथ ही साथ अध्यक्षता संभालते ही भारत ने क्या किया? अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा। अर्थात इसमें क्या कहा जा रहा है कि भैया प्रशासन को आगे लेकर आएंगे, न कि सरकार को। तो इन्होंने एक वर्ड यूज कर लिया। क्या वर्ड यूज किया? अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका प्रयोग किया है इन्होंने। अब चलते हैं सुरक्षा परिषद सदस्यों की बात कर लेते हैं। मतलब कि यूएनओ के अंतर्गत जो सुरक्षा परिषद है उसकी बात करेंगे। देखो, सुरक्षा परिषद में देखो 5 तो होते हैं सदस्य जो स्थायी होते हैं, जिनको वीटो प्राप्त होता है, और साथ ही साथ 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए, ये 5 ऐसे देश हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो प्राप्त है। लेकिन 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। अभी हाल ही में 3 जून 2025 को महासभा के 79 यानी 79वें सत्र में बहरीन, कोलंबिया, कांगो गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। क्योंकि टोटल 10 होते हैं, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो इनको 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक रहेगा। कब तक रहेगा? ठीक है, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर
27 तक रहेगा इनका कार्यकाल। और यहां पर आप देखोगे कि 79वें सत्र की जो अध्यक्षता की गई थी ये कैमरून के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर फिलेमोन यंग के द्वारा, क्योंकि याद है मुझे 2022 से 21 में एक बार प्रश्न पूछा था कि किसी एक सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। आई थिंक 77 सत्र की पूछी थी। तो यूपीपीसीएस केवल यूएनओ को ही नहीं पूछता बल्कि यूएनओ की अध्यक्षता जो करते हैं सदस्य सत्र की वो भी पूछ लेता है कई बार, तो याद कर लेना इन चीजों को। अच्छा, जो अन्य 5 स्थायी सदस्य हैं, अस्थायी मतलब उसमें भारत तो नहीं है, तो देखो भारत इस समय अस्थायी सदस्य नहीं है क्योंकि इसके पास इस समय कोई कार्यकाल नहीं है। लेकिन जो बाकी 5 हैं, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, ये 5 देश हैं और 5 जो नए देश थे उनका जो है कि चयन किया गया। तो भारत इस समय अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल में नहीं है। अब आगे का बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 3 मई 2025 को फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की गई। तो ये संस्था क्या होती है, रिपोर्ट करने वाला काम किसका होता है, प्रेस का होता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया और ये फ्रांसीसी एनजीओ है। 180 देशों को रैंक प्रदान की गई इसमें। इसकी थीम क्या है, साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर एआई का प्रभाव। ये थीम है मेरे दोस्त इसकी। ये इस बार की थीम है कि साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर एआई का प्रभाव। जिसमें रैंक 1 की बात करोगे तो नॉर्वे को मिलती है, रैंक 2 की बात करोगे तो एस्टोनिया को मिलती है, रैंक 151 की बात करोगे तो भारत को मिलती है जिसका स्कोर कितना था, 32.96 था। हालांकि हमने काफी सुधार किया है। पिछली बार 2024 में तो हमें 159 मिली थी, तो 8 अंकों का सुधार हुआ है हमारा। साथ ही साथ भारत की डिजिटल मीडिया नीति 2024 के कारण ही ये 8 अंकों का सुधार देखने को मिला है। जबकि वहीं चीन 178 रैंक प्राप्त करता है और ये पत्रकारों के लिए आज भी दुनिया का सबसे बड़ा जेल माना जाता है क्योंकि यहाँ पे पत्रकारिता को सीधे गला दबा के समाप्त कर दिया जाता है। और अंतिम स्थान पे इरिट्रिया है। चलो अब बात कर लेते हैं वैश्विक सैन्य खर्च पे कि विश्व के स्तर पे सेना पर कितना खर्च करा, कौन सा देश खर्च करा है। देखो, ये रिपोर्ट भी एक स्वीडिश संस्था है, यानी कि स्वीडन की एक संस्था है जिसका नाम होता है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा 28 अप्रैल 2025 को विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियों पर एक रिपोर्ट जारी की गई कि 2024 तक लगभग किस देश ने कितना कितना खर्च किया। अगर आप देखोगे कि 2024 में विश्व सैन्य खर्च में 9.4% अधिक रहा है 2023 की अपेक्षा। यानी अगर आप देखोगे सैन्य खर्च तो हुआ 2024 में 2718 बिलियन डॉलर। कितना दोस्तों, 2718 बिलियन डॉलर जो है कि खर्च हुआ। लेकिन इस 2024 में ये जो पैसा खर्च हुआ ना, ये 9.4% अधिक रहा है 2023 की अपेक्षा, क्योंकि 2024 में बड़े बड़े युद्ध देखने को मिले। चाहे इजराइल ईरान का आपने देखा, या अभी जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, 2024 में भी हुआ था, रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ। ऐसे में भारत भी अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास में था। तो कहीं ना कहीं दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस समय पैसा खर्च किया। फिर आगे देखते हैं कि विश्व जीडीपी में सैन्य व्यय का हिस्सा 2.5% हो गया। यानी कि 100% अगर जीडीपी पूरी दुनिया की मान ली जाए तो लगभग 2.5% तो केवल सैन्य पर खर्च होता है इसमें। और 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने सर्वाधिक सैन्य खर्च किया है और इनका ही खर्च मिला दिया जाए तो विश्व का 60% है। ये विश्व का सैन्य खर्च जितना भी हो रहा है ना, उसका 60%। जैसे नंबर 1 पे होता है यूएसए, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे रूस, नंबर 4 पे जर्मनी और नंबर 5 पे भारत। भारत की अगर हम बात करें तो भारत 86.1 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च कर रहा है, जो कि जीडीपी का 2.3% है। यानी भारत भी तो अपनी डिफेंस पावर को मजबूत कर रहा है। इसकी जरूरत कैसे पड़ गई, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कैसे हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी। लोग कहते हैं कि भाई हम अपने डिफेंस पे क्यों पैसा ज्यादा खर्च करें, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि कब हमारे ऊपर आतंकी हमला किस स्तर पे हो सकता है। ठीक है, पहलगाम आतंकी हमला आपने देख ही लिया, तो जवाबी कार्रवाई देने के लिए हमारे पास S-400 जैसे जो है कि रडार रहेंगे, तब तो हम जवाबी कार्रवाई दे पाएंगे ना। राफेल जैसे लड़ाकू विमान होने चाहिए, इनके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। जो टाइम्स हायर एजुकेशन है, इसके द्वारा एशिया की यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी दोनों रैंकिंग जारी की जाती है, जैसे क्यूएस के द्वारा किया। हमने पीछे पढ़ा था क्यूएस को जो कि विश्व की थी, अब हम पढ़ रहे हैं टाइम्स की एशिया यूनिवर्सिटी। तो इसके द्वारा टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 अप्रैल में जारी की गई। कब जारी की गई, अप्रैल में। जापान के कुल 119 संस्थान इसमें शामिल है जो कि पहले नंबर पे आता है, और भारत के कुल 107 विश्वविद्यालय इसमें शामिल है जो कि सेकंड नंबर पे आता है। जैसे एशिया की जब गणना की जा रही है, काउंटिंग की जा रही है, तो जापान के 119 संस्थान शामिल हुए और भारत के 107 संस्थान शामिल हुए। लेकिन फिर भी रैंक 1 जो मिली है दोस्तों, वो चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी को मिली है। रैंक 2 किसको मिली है, पेकिंग यूनिवर्सिटी
चाइना को मिली है। रैंक 38 भारत के तहत IISc बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में स्थित है और ये भारत में पहली यूनिवर्सिटी होगी। फिर 111 नंबर पे दूसरी आती है जो कि अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में, यानी 138 और फिर 111, ये 2 रैंक मिली है भारत को। प्राइवेट की अगर हम बात करें निजी विश्वविद्यालय की, तो ये भारत का सर्वोच्च रैंक हासिल किया है सोलिनी यूनिवर्सिटी ने, सोलिनी यूनिवर्सिटी। कमेंट करके बताना जरा कि ये किस लोकेशन पे यानी किस राज्य में स्थित है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट की बात करोगे तो भैया अप्रैल 2025 में UN आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया, जिसकी थीम है सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए नीतिगत सहमति। क्या है? तेजी लाने के लिए नीतिगत सहमति। आगे चलते हैं, वैश्विक पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं कि ग्लोबल स्तर पे जो विंड एनर्जी है वो कितना प्रोड्यूस हो रही है, क्या क्या क्षमताएं हैं, इसको देखते हैं। तो 23 अप्रैल 2025 को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। कहां पे? वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद जो है वो यूके में स्थित है, उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। क्या उसने कहा कि भैया 2024 में हमने टोटल 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा को स्थापित किया है, और इस तरीके से पूरी दुनिया की विंड एनर्जी को अब तक का अगर टोटल कर दें तो 1136 गीगावाट, और इस 1136 गीगावाट में 117 गीगावाट केवल 2024 में आई है। अगर विश्व में हम विंड एनर्जी के मामले में रैंकिंग देखते हैं तो चाइना जिसके पास 521 गीगावाट है, ये दुनिया का पहला नंबर आता है, जो कि पूरी दुनिया के 46% को कवर करता है। यूएसए के पास 154 गीगावाट है, दूसरा स्थान। जर्मनी के पास 72 गीगावाट, तीसरा स्थान। भारत के पास 48 गीगावाट है, जो कि चौथा स्थान है। ये तब की रिपोर्ट है जब रिपोर्ट आई थी उस समय की, लेकिन वर्तमान में अप्रैल 2025 तक भारत के पास 51.06% गीगावाट हो गई, मतलब 51.06 गीगावाट हो गए, जिसमें गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु का योगदान जो है कि सबसे महत्वपूर्ण रहा है। तो यहां पर हम देखें कि भारत विश्व में चौथे नंबर पर आता है विंड एनर्जी के मामले में। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें, इंटरनेशनल जो है कि IPR जो होता है, तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी के द्वारा जारी की गई है 15 अप्रैल 2025 में, और 55 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया, जिसमें रैंक 1 आपकी आती है यूएसए, रैंक 2 यूके और रैंक 43 आपको भारत में मिलती है, जबकि 2024 में इसकी रैंक 42 थी, यानी 1 नंबर की गिरावट हमें देखने को मिलती है। प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट की बात करें, देखो प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसको अगर आप देखोगे 7 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसको हम लोग अंकटाड भी बोल देते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया। कई बार एग्जामिनर पूछता है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, या दूसरी भाषा में बात करें तो उसमें यह भी पूछता है कि अंकटाड के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें यह भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ चुकी है अब आपकी। यहां पर अगर आप बात करोगे तो थीम इन्होंने कहा कि विकास के लिए समावेशी AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूसिव होनी चाहिए, जिससे डेवलपमेंट आगे बढ़े, न कि किसी चीज का खतरा। 2033 तक ये अनुमान लगाया गया कि AI का जो बाजार मूल्य होगा ना वो $4.8 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी अकेले भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर आप इसको समझ सकते हो। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करते हैं। अच्छा, आतंकवाद सूचकांक में ये नहीं पढ़ना है कि आतंकवाद कौन कर रहा, बल्कि ये पढ़ना है कि आतंकवाद से प्रभावित कौन से देश हो रहे हैं सबसे अधिक। तो इसको भी जारी करने वाला जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा मार्च 2025 में जारी किया गया। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा मार्च 2025 में जारी किया गया, जिसमें 163 देशों पर आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन किया। कितने देशों पर? 163 देशों पे। और किसका प्रभाव? आतंकवाद का प्रभाव। इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह घोषित किया गया कि आज भी सबसे खतरनाक है। रैंक 1 की बात करें दोस्तों तो बुर्किना फासो है, रैंक 2 की बात करें तो पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान में आतंकवाद का ऐसा प्रभाव है, वो आतंकवाद वहां पे झेलता नहीं बल्कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिससे एक तो वहां पे भुखमरी है, गरीबी है, स्वास्थ्य की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, क्योंकि सारा पैसा तो वो आतंकवादी फंडिंग में कर दे रहे हैं, तो सामाजिक कल्याण कहां से करेंगे। तो इसलिए आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? बुर्किना फासो और पाकिस्तान। जबकि भारत चौथे नंबर पे आता है। भारत में आतंकवाद की घटनाएं घटित होती हैं, सीमित स्तर पे होती हैं, लेकिन भारत आतंकवाद को प्रोत्साहित नहीं करता है, इसलिए अपना कोई भी पैसा वो आतंकवादी गतिविधि में फंडिंग नहीं करता हमारा भारत, बल्कि विकास के कार्यों में करता है, कल्याण के कार्यों में करता है, सामाजिक कल्याण पे फोकस करता है। हाँ, साहिल क्षेत्र की अगर आप बात करोगे, जो कि आपका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आता है, ये सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा और इस्लामिक स्टेट जो है कि सबसे आतंकी घातक समूह है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा गैलप संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा के साथ साझेदारी में जारी किया जाता है। ठीक है, इनके साथ इसको जारी किया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का जो वेलबींग रिसर्च सेंटर है उसके
माध्यम से जारी होता है। 20 मार्च 2025 को ये जारी होगा। रैंक 1 फिनलैंड, रैंक 2 डेनमार्क और रैंक 118 भारत को मिली, जो कि 2024 में 126 थी। यानी हम पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ ज्यादा खुश हो गए हैं अब इस बार। हो सकता है उसमें ऑपरेशन सिंदूर का बहुत बड़ा योगदान रहा। अफगानिस्तान विश्व का सबसे दुखी देश है दोस्तों, 147 नंबर पे आता है। और दान देने में इंडोनेशिया रैंक 1 आती है। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन की बात करें तो 15 से 16 मार्च 2025 को आयोजन हुआ था इसका मियामी फ्लोरिडा यूएसए में, और 2024 में आयोजन हुआ था लंदन यूके में। आगे देखते हैं यहाँ पे भूकंप जो म्यांमार में आया था उसके बारे में बस 2 लाइनें याद रख लो। देखो 28 मार्च 2025 को सगाइंग क्षेत्र में 7.7 की प्रबल तीव्रता के साथ भूकंप आया था। लेकिन इस भूकंप में भारत सरकार के द्वारा जो मानवीय और चिकित्सीय सहायता की गई थी उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया गया था। किसको? ऑपरेशन ब्रह्मा को। आगे बात करेंगे विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये भी मार्च 2025 में जारी हुई, जिसने कहा कि कला और मानविकी श्रेणी में शीर्ष संस्थान आपका हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो कि भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय को माना। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में एमआईटी यूएसए का जो कि शीर्ष है, जबकि भारत में आईआईटी दिल्ली है। सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन में हार्वर्ड है, जबकि भारत में आईआईटी दिल्ली है। प्राकृतिक विज्ञान में हार्वर्ड है, जबकि भारत में आईआईएससी बेंगलुरु है। आगे बात करते हैं कि विश्व जल विकास रिपोर्ट की बात करें। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025, यह रिपोर्ट हिमनदों और हिममंडल की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है मेरे दोस्त। किसका विश्लेषण करता है यह रिपोर्ट? हिमनदों और हिममंडल की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है। यूएन महासभा ने 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यानी यूएन महासभा ने कहा है कि ये 2025 वर्ष है, जितने भी हिमनद है, जितने भी ग्लेशियर है, हमें उनका संरक्षण करना है। साथ ही साथ हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्रवाई के दशक 2025 से 34 को भी घोषित कर दिया गया कि हिममंडलीय जो विज्ञान है उसके लिए कार्रवाई की जाएगी, और इसके लिए यूनेस्को को प्रमुख रूप से एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया कि ताकि आप कार्रवाई को संचालित करोगे। अब जैसे कुछ प्रमुख आंकड़े भी आए थे इस रिपोर्ट में। एंडीज जो हिमनद है, एंडीज कहां पे है दोस्तों? ये आपके साउथ अमेरिका में, जिसमें कहा कि 1980 से लेकर अब तक 30 से 50% ये सिकुड़ चुके हैं। हिंदू कुश कराकोरम हिमालय की बात करें तो ये तीसरा ध्रुव कहलाता है। 2100 यानी कि जो 2100 सन आएगा जब, तो वहां तक 50% हिमनद की हानि हो चुकी होगी। बाल मृत्यु पर रुझान, अब हमारा जो अगला टारगेट है टॉपिक का वो है हमारा बाल मृत्यु पर रुझान। अगर इसकी बात करें तो विश्व स्तर पर उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि नए नए जो तकनीकी नवाचार हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य का विकास हो रहा है, इस माध्यम से क्या हो रहा है कि अब शिशुओं की जो मृत्यु हो रही है उनमें कमी लाई जा रही है, उनमें जो है कि कटौती आ रही है, कमी आ रही है। जैसे U5MR का मतलब क्या होता है? यानी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, अर्थात 5 वर्ष से कम जो है कि जो बाल मृत्यु दर है उसकी बात कर रहे हैं कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 52% गिरावट आई है। पहले क्या होता था, बच्चा जन्म लेता था, जच्चा बच्चा की जो है कि सुरक्षा नहीं हो पाती थी, हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी कि कॉम्प्लिकेशन होने पे बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, इवन कि उसकी मां की मृत्यु भी हो जाती थी। लेकिन अब हेल्थ फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, नवाचार, बहुत सारी सुविधाएं होने के बाद हमने 52% कमी कर ली है। जबकि 24 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह के द्वारा इसको जारी किया गया, और कहा गया कि जहां सन 2000 में हम 76 बच्चों की जो है कि मृत्यु हो जाती थी 1000 पर, वहीं अगर आप देखोगे कि 2023 में 37 जो है कि बच्चे हो गए हैं 1000 जीवित पे, यानी कि हमने काफी गिरावट कर ली। भारत में अगर हम इसी दौरान रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर 70% की गिरावट हो चुकी है, यानी कि अब यहां पर भारत में काफी बच्चे सुरक्षित रहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि यूएसए की जो गोल्ड कार्ड योजना आई है, ये क्या है? वीजा प्राप्त करने की एक योजना है। देखो यूएसए में क्या होता है ना कि निवेश आधारित वीजा कार्यक्रम जैसे कि EB-5 का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वहां पे नागरिकता प्राप्त करनी होती तो यूएसए का कुछ क्राइटेरिया ये भी है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा ऑप्शन है भाई, आप कुछ ना कुछ पैसा लेके आओ, जो ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। अब जो है EB-5 की जगह गोल्ड कार्ड की, तो यहां पर हम बात कर रहे थे गोल्ड कार्ड की। अब देखोगे फरवरी 2025 में ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा प्रस्तुत की घोषणा की है। मतलब क्या हो गया? गोल्ड कार्ड क्या हो गया? एक तरीके से वीजा हो गया। तो इसका जो प्रावधान है, सिंपल सी बात कर रहा है भैया कि गोल्ड कार्ड वीजा जो एक तरीके से शुरू किया गया है कि इस योजना के तहत अगर आप $5 मिलियन अर्थात भारत के हिसाब से देखें तो 43 करोड़ रुपए अगर आप लेकर निवेश करने आते हो तो आपको अमेरिका की नागरिकता का प्रस्ताव मिल जाएगा, यानी अमेरिका की नागरिकता मिल सकती है। अर्थात कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर $5 मिलियन का भुगतान करके ग्रीन कार्ड प्राप्त कर सकता है, और फिर ग्रीन कार्ड के पूरे नियमों को पालन करने के साथ उसको अमेरिका की परमानेंट नागरिकता मिल जाएगी। जैसे अन्य ग्रीन कार्ड की तरह
गोल्ड कार्ड धारकों को भी 5 वर्षों तक नागरिकता की सभी जरूरतों को पूरा करना होगा। ये नहीं कि केवल आप $5 मिलियन जो है कि 43 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, नहीं, उसको इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको 5 वर्षों तक सारे नागरिकता के नियमों को फॉलो करना होगा, तब जाके आपको नागरिकता मिलेगी। जैसे भारत में क्या होता है कि नागरिकता प्रदान करने के लिए आपको कई सारे क्राइटेरिया अपनाने पड़ते हैं, जैसे भारतीय संविधान का सम्मान करो, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करो, किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल ना हो, आतंकवादी गतिविधि में ना हो, तो उस आधार पे ही आपको नागरिकता मिलती है। तो ठीक वहां पर भी अपना एक नियम होगा। आगे बात करते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की बात करें तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 27 फरवरी 2025 को इसको प्रकाशित किया गया और कहा गया कि सर्वाधिक जो लोकतांत्रिक देश हैं वो नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है। भारत को तो उन्होंने कहा कि भैया आप तो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र हो, आपकी तो रैंकिंग ही 41 है। और अमेरिका जो दुनिया में अपने आप को बहुत पुराना लोकतंत्र कहता है ना, वो खुद बेचारा त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, इसको इन्होंने त्रुटिपूर्ण कहा। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश यूएसए, इसको भी उन्होंने त्रुटिपूर्ण देश कह दिया। तो ये स्थिति यहां पर है। ब्रिक्स की सदस्यता की बात करें भैया तो ब्रिक्स की सदस्यता जो है कि बढ़ती जा रही है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना का एक कॉन्सेप्ट था 2006 में, लेकिन 2011 में साउथ अफ्रीका के आने के बाद ये ब्रिक्स हो गया। वर्तमान में इसके टोटल 11 सदस्य हो गए। जैसे ब्रिक्स का मतलब क्या है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें जो ऐड मेंबर हुए दोस्तों, वो मेंबर की अगर हम बात करें तो मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। तो इस तरीके से 6 ऐसे देश इसमें और शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद इसकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। ध्यान देना कि इसमें अर्जेंटीना शामिल नहीं है दोस्तों। अर्जेंटीना, हालांकि उसने भी प्रपोजल दिया था, लेकिन बाद में अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपना वॉकआउट कर दिया वहां से और कहा कि हमें ब्रिक्स की सदस्यता नहीं चाहिए। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश था जिसने शुरू में तो अपना प्रपोजल दिया था कि हम ब्रिक्स के सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन बाद में उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला आसियान का पहला देश है, क्योंकि और कोई भी देश अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ जो आसियान का हो। 1 जनवरी 2025 को ब्राजील के द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण कर ली गई है और सदस्य विस्तार जब हुआ था वो भी आप देखोगे ब्रिक्स की जब समिट 2023 में हो रही थी जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, तो वहीं पर ये 6 सदस्यों का जो है कि विस्तार किया गया था। तो टोटल आपको ब्रिक्स में 5 मेंबर याद नहीं रखने, 11 मेंबर याद रखने हैं। तो 11 में आप देखो कि मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया, इंडोनेशिया हो गया और इथोपिया हो गया। ये सारे के सारे देश इसमें शामिल हो गए हैं। आते हैं विश्व स्मारक निगरानी की बात करते हैं मेरे भाई। यानी स्थानीय विरासत संरक्षण के लिए 1996 में इसे लॉन्च कर दिया गया था और इसकी घोषणा प्रत्येक 2 वर्षों में की जाती है। अर्थात विश्व में ऐसे कौन कौन से स्मारक है जिनको निगरानी और संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो इस को ध्यान में रखते हुए ही स्थानीय स्तर पे जो विरासत संरक्षण होते हैं ना, उस प्रोग्राम को शुरू किया गया 1996 में। 15 जनवरी 2025 को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 2025 में हमने नए 25 स्थलों को शामिल किया है। जिसमें इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि ये 5 महाद्वीपों में विस्तारित जो 29 देश है ना, उनमें से लेते हुए साथ ही साथ एक चंद्रमा पर भी ट्रैंक्विलिटी जो बेस होता है इसको भी शामिल किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है मेरे दोस्त कि विश्व स्मारक निगरानी सूची में चंद्रमा पे किस लोकेशन को जो है कि शामिल किया गया, अदरवाइज तो सारे के सारे पृथ्वी पर है, एक जो है कि चंद्रमा उपग्रह पे चला गया है। तो देख लेते हैं, जहां पे अपोलो 11 मिशन 1969 में उतरा था, ट्रैंक्विलिटी बेस जो शामिल है उसको भी जो है कि भारत मतलब चंद्रमा पे जो स्थित है ट्रैंक्विलिटी बेस, इसको भी विश्व निगरानी संरक्षण में शामिल कर लिया गया जो 25 स्थल है। साथ ही साथ भारत से 2 स्थल लिए गए, एक भुज की ऐतिहासिक जल प्रणाली जो कि कच्छ जिला गुजरात में स्थित है, दूसरा मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें, इन दोनों को शामिल कर लिया गया इसमें। अगर हम मूसी नदी की बात करते हैं तो एक कृष्णा नदी की सहायक नदी होती है जो कि तेलंगाना के विकाराबाद के निकट अनंतगिरी पहाड़ियों से उद्गम होता है और नलगोंडा जिले में कृष्णा का संगम होता है। ठीक है, कृष्णा नदी से संगम बनाती है मूसी नदी। ठीक, अब चलते हैं विश्व ध्यान दिवस की बात करें। यूएनओ ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। अब ये सोचो दोस्तों कि ध्यान लगाने के लिए जो है कि भला रजाई से बढ़िया क्या, रजाई में बैठ के चुपचाप ध्यान लगा लो। यानी 31 दिसंबर तो भारत के हिसाब से ठंडी का माहौल रहेगा और आराम से जो है कि आपका ध्यान लगेगा। याद रखना है कि प्रथम विश्व ध्यान दिवस का आयोजन भी इसी बार हुआ 21 दिसंबर 2024 को। 2024 के प्रीलिम्स में 2 प्रश्न पूछे गए थे दिवस के आधार पे, मार्च मतलब अप्रैल और मई वाले इंपॉर्टेंट थे, कुछ इसमें नॉर्मल थे। यानी समझ में आ रहा है कि भाई आयोग इस तरीके के दिवसों को पूछता है और इस बार भी पूछ सकता है। तो आपको इस तरीके के दिवस को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि विश्व ध्यान दिवस कब हो रहा है, 21 दिसंबर को हो रहा है।
ठीक है। 20 दिसंबर 2024 को यूएन हेडक्वार्टर में भारत के स्थायी मिशन के द्वारा वैश्विक शांति एवं सद्भाव के लिए ध्यान नाम का एक कार्यक्रम भी आयोजन किया, जिसमें मुख्य भाषण किसने दिया? श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा दिया गया था। तो ये पूरा प्रोग्राम हो गया। आगे देखते टाइम पर्सन ऑफ ईयर जो देता है 2024, तो 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया और इनको 2016 में भी चुना गया था जब ये राष्ट्रपति बने थे। तो आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। देखो सीसीपीआई इसको हम लोग बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 को जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। किसके किसके द्वारा जारी किया था? जर्मन वॉच होता है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क होता है और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट होता है। इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया था। इसे COP29 जिसका आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित किया गया था, यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024, इस दौरान इसको जारी किया गया। जब भी इसको जारी किया था तो UNFCCC के तहत जो ये आपके जो COP29, 28 ये जब भी आयोजित होते तभी इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। CCPI 2025 में शीर्ष 3 स्थान किसी भी देश को नहीं मिले जिन्होंने जलवायु परिवर्तन में बेहतर जो है कि प्रदर्शन किया हो। जब भी इसकी शुरुआत हो रही है रैंक 4 से ही हो रही है। तो रैंक 4 पे आपको डेनमार्क देखने को मिलेगा, रैंक 5 पे आपको नीदरलैंड देखने को मिलेगा और रैंक 10 पे आपको भारत देखने को मिलेगा, जो कि 2024 में 8th नंबर पे था। अच्छी परफॉर्मेंस थी। इस बार हमने 2 अंकों की गिरावट देखी है। आप अभी तक एक चीज नोटिस कर पाए हो कि जितने भी अभी तक हमने इंडेक्स पढ़े हैं, मैक्सिमम जगह जो है कि हमारी गिरावट देखने को मिली है। कुछ जगह ऐसा रहा है कि जहां पे सुधार करने को मिला, लेकिन मैक्सिमम जगह क्या है? गिरावट ही देखने को मिली। तो इसका क्या मतलब? हमें इस पे विचार करना चाहिए कि भारत में ऐसी कौन सी व्यवस्था चल रही है जिसकी वजह से हम हर क्षेत्रों में रैंक में गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के जो उत्सर्जक हैं, सबसे अधिक उत्सर्जक चाइना है, फिर दूसरे पे यूएसए, फिर तीसरे पे भारत होता है। और जो सीसीपीआई के घटक यानी कि जो ये रिपोर्ट बनाई जाती है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें 4 घटकों को शामिल किया है कि आपके यहाँ ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कैसा हो रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ऊर्जा का उपयोग आप दक्षतापूर्ण कर रहे हो कि नहीं, और जलवायु नीति आपकी प्रभावी है कि नहीं। इन सभी चीजों को मिलाते हुए ही आपकी सीसीपीआई को तैयार किया जाता है। क्लियर होगी बात? चलो अब बात करते हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। जब हमने क्यूएस की विश्व रैंकिंग पढ़ी थी तो वहां पे एमआईटी को पढ़ा था कि एमआईटी जो है कि क्या विश्व में सर्वप्रथम संस्था के रूप में एस्टैब्लिश हो गई है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत से शामिल हुए एशिया में 162, लेकिन फिर भी रैंक 1 आपके पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना को मिली, रैंक 2 आपके हांगकांग विश्वविद्यालय को मिली, रैंक 44 आईआईटी दिल्ली को मिली और रैंक 48 आईआईटी बॉम्बे को मिली है। क्लियर होगी बात? चलो आगे देख लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें तो सिंपल सी बात है, ये आपकी जो इकोनॉमी होती है उसके आधार पे, जैसे जून 2025 में ये रिपोर्ट फोर्ब्स के द्वारा जारी की थी, जो फोर्ब्स पत्रिका भी है। रैंक 1 पे यूएसए भैया, यूएसए की 30.51 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, फिर दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे भारत के पास 4.19 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है और जापान के पास भी 4.18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। तो भारत ने अभी हाल ही में जापान को पछाड़ते हुए 5वें से चौथे नंबर को अर्जित कर लिया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात करें, गिविंग मतलब देना यानी कि दान वगैरह करना, तो अगस्त 2024 में चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया गया। इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है, तो रैंक 1 इंडोनेशिया, रैंक 2 आपकी केन्या और रैंक 26 आपकी भारत को प्रदान हुई है। किसको? भारत को प्रदान हो गई। नोबेल पुरस्कार 2024 की बात करेंगे। देखो स्वीडिश आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल इसके संस्थापक है और इन्हीं के आधार पर नोबेल पुरस्कार को शुरू किया गया। तो हम 6 कैटेगरी में नोबेल को देखते हैं। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल मिला वो 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला। किनको? डैरन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स रॉबिन्सन को। इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र में संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज मिला है। इनकी क्या उपलब्धि थी? इन्होंने कहा कि जो संस्थाएं होती है, जो उनका गठन किया जाता है, उसकी आर्थिक समृद्धि और उनके प्रभाव संबंधी शोध के लिए इनको प्रदान किया गया। यानी कि जो भी आप संस्थाओं का गठन करते हो उसकी आर्थिक समृद्धि और साथ ही साथ उन पर जो प्रभाव पड़ता है, इसके अध्ययन के लिए ही इनको नोबेल प्राइज मिला है। दूसरी अगर हम बात करते हैं शांति के नोबेल, तो भैया शांति का जो नोबेल मिला वो एक जापानी संगठन को मिला है। क्या नाम है इसका? निहोन हिंडांक्यो। पूछ सकता है इस बार, मुझे ऐसा उम्मीद लग रही है कि ये प्रश्न पूछ सकता है कि शांति का नोबेल किसे मिला। जापानी संगठन है निहोन हिंडांक्यो।
इनका उद्देश्य क्या होता है कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व प्राप्ति के प्रयास हेतु इनको दिया गया, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि जब 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पे जो परमाणु हमले हुए थे उन्हीं में जीवित बचे लोगों का ये संगठन है, और इनको पता है कि परमाणु हमले की क्या जो है कि भयावहता होती है, क्या दुष्परिणाम होते हैं। इसका प्रतिरोध करते हुए ही इस संगठन ने जो है कि अपना विश्व स्तर पर नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। साहित्य के नोबेल की बात करें तो दक्षिण कोरियाई एक लेखिका है हांगकांग, इनको प्रदान किया गया है, और ये पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है, साथ ही साथ नोबेल में साहित्य जीतने वाली ये पहली एशियाई महिला भी है। इससे पहले किसी भी एशियाई देश की महिला को नहीं मिला स्पेशली, ठीक। और इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है द वेजिटेरियन। क्या है? द वेजिटेरियन। फिर रसायन में अगर हम देखें तो भैया डेविड बेकर को मिला है। रसायन में अगर हम बात करें डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर, इन तीनों लोगों को रसायन मिला। लेकिन क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने कंप्यूटिंग एवं एआई के माध्यम से प्रोटीन के रहस्यों को उजागर किया गया है। यानी एआई का प्रयोग करते हो, कंप्यूटिंग यानी कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हो, जो आपके बॉडी में प्रोटीन होता है उनके रहस्यों को उजागर किया कि क्या क्या काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है भौतिकी में नोबेल। तो भौतिकी में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला है। इन्हें क्यों मिला? क्योंकि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाया। जो आर्टिफिशियल जो इन्होंने तंत्रिका सिस्टम बनाया था उसके साथ इन्होंने मशीन लर्निंग को जो है कि सक्सेसफुली जो है कि काम किया। आगे देखते हैं, लास्ट हमारा जो है चिकित्सा नोबेल, जो कि छठे कैटेगरी है, जिसमें विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन होते हैं। इनकी उपलब्धि है माइक्रो आरएनए की खोज की गई और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन नियमन किया गया। तो इनकी ये उपलब्धि थी, इसलिए इनको चिकित्सा में दे दिया गया। अब यहां पर देखते हैं टाइम्स वैश्विक विश्व रैंकिंग। अगर हम टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा भी हमने एशियाई यूनिवर्सिटी पढ़ी थी और क्यूएस के द्वारा हमने एशियाई और वर्ल्ड दोनों पढ़ ली, तो टाइम्स के द्वारा भी तो एक बार एशिया की पढ़ ले हम लोग। अच्छा, कई लोग जो है ना कि व्हाट्सएप पे हमारी टीम से पूछ रहे हैं कि क्या सर इस नोट्स में हम सारे टॉपिक कवर करेंगे? तो बिल्कुल सारे टॉपिक कवर हैं। क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ कुछ कहानी भी लिखी गई है? तो नहीं, कहानी नहीं लिखी गई है। वो कहानी मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको पढ़ने के बाद जो है कि मैं नोट्स बना तो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट बन सकते हैं वो चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो कुछ एक और क्वेश्चन की, क्या सर हमें बुक खरीदनी चाहिए? देखो, वैसे मैं कहूँ यार कि बुक बहुत महंगी नहीं है, 130 रुपए की बुक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इस पीडीएफ के साथ और भी चीजों को एड ऑन करना चाहें, क्योंकि सबका अलग अलग लेवल होता है, सबको लगेगा नहीं ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, जबकि वो बहुत अच्छी बात तो होती नहीं, क्योंकि हमें करंट के लिए स्मार्ट वर्क करना होता है, ना कि हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करना होता है, ठीक है, लिमिटेड चीजों के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकालना होता है। तो अगर आपको लगता है तो किताब ले लो साथ में, अदरवाइज आप पीडीएफ के साथ जाओ, क्लास देखो, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, सारे टॉपिक। तो टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन का ये वार्षिक प्रकाशन होता है, जो कि 9 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया। यूएसए के सर्वाधिक 174 संस्थान शामिल हुए। रैंक 1 लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिली, जबकि यही जब क्यूएस ने जारी किया था तो उन्होंने एमआईटी अमेरिका को दे दी, ठीक है। और भारत में अगर हम रैंक वाइज करेंगे तो 201 से 250 के समूह में आईआईएससी बेंगलुरु आता है। फिर 401 से 500 के ग्रुप में अन्ना विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, देखो यही पूछा गया था 2024 के प्रीलिम्स में। क्या पूछा था कि कौन जारी करता? मानव विकास पहल ओफी और यूएनडीपी, इन दोनों के साथ संयुक्त रूप से जारी होता है। यही प्रश्न पूछ लिया था। आप कहते हो ना कि सर सूचकांक से प्रश्न नहीं आते हैं, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं यार, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। 2010 में ही ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ओफी, जिसे हम लोग कहते हैं, तथा यूएनडीपी के द्वारा संयुक्त रूप से इस पहल को शुरू किया गया। 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया। इस बार की जो थीम थी वो संघर्ष के मध्य गरीबी थी। और इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि विश्व में 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी की स्थिति में है, जबकि भारत में सर्वाधिक है, 234 मिलियन बहुआयामी गरीब हैं। यानी अगर पूछा जाए कि रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक जो है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लोग हैं, तो भारत होगा, क्योंकि 234 मिलियन बहुआयामी गरीबी है इसमें। भारत 2005-6 में 645.9 मिलियन, जो कि 2019 में 21 में जो है कि 231.8 मिलियन गरीबी तक आ चुके हैं। यानी कि कमी देखने को मिली। भारत सरकार के तमाम प्रयासों के द्वारा 2005-6 की अपेक्षा 2019-21 में काफी गरीबी कम हो गई है। आगे बात करते हैं अगर हम कि ऊर्जा दक्षता हब, यानी ब्यूरो एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी हब जो है, ये एक स्वैच्छिक संगठन है जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी। आधिकारिक रूप से इसे 2021 में लॉन्च किया गया और 16 संस्थापक सदस्य थे। 3 अगस्त 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता मंत्रिमंडल ने क्या किया, इसके आशय पत्र पर साइन कर दिया, और इस तरीके से भारत भी अब इसका सदस्य हो गया। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 17 सदस्य हो गए। भारत में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में क्या रहेगी? नामित रहेगी।
आगे वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें तो वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसका प्रकाशन द पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट की भागीदारी में होता है। यानी ये अकेले ही जारी नहीं करता बल्कि द पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के साथ सहयोगी रूप में करता है। 26 सितंबर 2024 को इसको जारी किया गया, जिसमें इन्होंने थीम रखी थी कि भैया सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। जो सामाजिक उद्यमिता है उसके वादे को उजागर करने के लिए वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी किया गया। कुल देश 133 है इसमें, जिसमें रैंक 1 स्विट्जरलैंड को दिया गया, रैंक 2 स्वीडन को दिया गया, रैंक 40 भारत को दिया गया। अब विश्व प्रतिभा रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो विश्व प्रतिभा रैंकिंग में सितंबर 2024 में आईएमडी के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? आईएमडी के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इनमें भी स्विट्जरलैंड रैंक 1, रैंक 2 सिंगापुर और रैंक 58 भारत को मिली है, जबकि 2023 में 56 थी, फिर 2 रैंकों की गिरावट हुई। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था, बहुत सारी रैंकों की पिछले वर्ष की अपेक्षा गिरावट देखने को मिली है। अब आ जाते हैं हम अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे। यहां पर देखते हैं कि जो 43वें विश्व धरोहर है, विश्व धरोहर समिति का 46वां जो सेशन था वो 21 से 31 जुलाई 2024 तक भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किया गया। और ये पहली बार था कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का आयोजन भारत में किया जा रहा था, ये पहली बार था। हालांकि इसके उद्घाटन सत्र में मोदी जी ने उद्घाटन सत्र में विकास भी विरासत भी इस थीम पर बहुत बल दिया, बहुत चर्चा की कि जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था बनती जा रही है, हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपनी विरासत को भी आगे लेकर चलने का प्रयास करें। हम अपनी विरासत को छोड़ने वाले नहीं है, तो विकास भी विरासत भी। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के डेवलपमेंट के लिए $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा की। कितने? $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा की। मोइदम्स अहोम राजवंश टीला, अगर आप देखोगे मोइदम्स अहोम राजवंश टीला जो है, इसको 43वां जो है कि इंडिया का विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। यह एक सांस्कृतिक श्रेणी में नियुक्त किया गया। अब इस तरीके से असम में कुल 3 स्थल हो गए जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। 2 प्राकृतिक श्रेणी में काजीरंगा उद्यान और मानस वन्यजीव हो गए, ठीक है, काजीरंगा उद्यान और मानस वन्यजीव। जबकि मोइदम्स की बात करेंगे तो मोइदम्स जो कि एक टीला है और ये सांस्कृतिक श्रेणी में आ चुका है। अब हम इसके लोगो की बात करें, क्योंकि जब सम्मेलन हो रहा था तो वहां पे लोगो भी था, तो हम्पी में स्मारकों के समूह से प्रेरित है। जो हम्पी के जो स्मारक है उसके समूहों से प्रेरित है। और इसकी टैगलाइन लिखी गई थी लोगो पे, सह नौ यश, यानी हमारा गौरव बढ़ता रहे इसी तरह। और यह तैत्रीय उपनिषद है वहां से ग्रहण किया गया। अच्छा, मोइदम्स क्या होता है? आत्मा के लिए घर कहा जाता है, जो कि चराई देव जिले में स्थित है। आत्मा के लिए घर मतलब क्या हो गया? जो कुलीन वंश के जो राजा होते थे, राजकुमार होते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो वहां की प्रजा उनको देवता के तरीके से पूजती थी। ये मानती थी कि इनकी जो आत्मा है ना वो भी बहुत शुद्ध और पवित्र है, इसलिए इनके लिए एक घर बना दिया था जिनको हम लोग मोइदम्स कहते हैं। सामान्य भाषा में कब्रिस्तान कह दो, शमशान कह दो, वही कहा जा रहा है। बस असम में जो है कि कुलीन राजाओं के लिए थोड़ी मान्यता ज्यादा थी, उनको दर्जा ईश्वर की तरीके दिया जाता था, इसलिए जो है कि इनके लिए एक मोइदम्स बना दिया था। इस प्रकार अगर हम विश्व में देखें तो इटली में सबसे अधिक विश्व धरोहर है, लगभग 60 धरोहर और रैंक 1 है। चाइना में जो है कि 59 है, रैंक 2। भारत के पास भी 43 धरोहर हो गई है और रैंक 6 है भारत की पूरी दुनिया में। और भी हम बात करेंगे, यूपी में भी कुछ स्थित है, जैसे आगरा का किला 1983 में, ताजमहल 1983 में और फतेहपुर सीकरी 1986 में। इन तीनों को ही यूपी के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। अब यहां पर बात करेंगे कि प्राकृतिक स्थल जो है आपके टोटल कितने हैं? 7 होते हैं, जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल, नंदा देवियम फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूके में, पश्चिमी घाट कर्नाटक केरल तमिलनाडु में जो विस्तारित है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। ये 7 कैटेगरी है जो प्राकृतिक स्थल में आती है। एक कैटेगरी ऐसी है जो मिश्रित स्थल में आती है, जिसको हम लोग कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, सिक्किम के अंतर्गत है। इनको छोड़ने के बाद जितने भी बचते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? 35 लगभग जो है कि वो आपके सांस्कृतिक क्षेत्र में आ जाएंगे। समझ में आ गई बात मेरे दोस्तों? चलो आगे बात करेंगे, FATF की बात करेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं। इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में की गई थी और भारत सहित इसमें कुल 40 सदस्य हो चुके हैं। अच्छा, भारत की अध्यक्षता की अगर मतलब सदस्यता की बात करें तो अभी आगे बताएंगे। इसमें 40 सदस्यों के में आप देखोगे 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी, एक यूरोपीय आयोग, दूसरा खाड़ी सहयोग परिषद भी इसमें है। देखो 24 फरवरी 2024 को रूस की सदस्यता निलंबित कर दी गई थी क्योंकि वो यूक्रेन के खिलाफ आक्रमण कर रहा था। और 25 जून 2010 को भारत FATF में शामिल हो गया था। कौन से नंबर पे? 34वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया था। किस सदस्य के रूप में? 34वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ।
23 से 25 अक्टूबर 2024 को एफएटीएफ की बैठक एलिसा डी माद्राजो यानी मैक्सिको की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी और इस दौरान इन्होंने अल्जीरिया, अंगोला, कोट डी आइवर और लेबनान को ग्रे सूची में शामिल किया, जबकि सेनेगल को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया। ग्रे सूची क्या होती है? एक तरीके से इंडिकेशन होती है कि आप लगातार फंडिंग कर रहे हो, ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रहे हो और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहे हो, आतंकवाद को फंडिंग कर रहे हो। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर एक प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था ग्रे सूची के माध्यम से। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से नहीं मान रहे हो, ग्रे सूची का भी उल्लंघन करो, तो आपको ब्लैक सूची में डाल दिया जाता है। जैसे उत्तर कोरिया हो गया, पाकिस्तान तो खैर ग्रे सूची में रहता है। चलिए अब चलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक या वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024। इसके 4 संकेतक होते हैं जिन पर ये बेस्ड होता है। एक तो अल्प पोषण यानी कि पोषण न मिलना, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर। इन चारों के बेस पर ही जो है कि वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की रैंक को तैयार किया था। 10 अक्टूबर 2024 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा इसको जारी किया था। किसके द्वारा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा इसको जारी किया था। इसकी थीम क्या थी इस बार? कि लैंगिक न्याय किस प्रकार जलवायु प्रतिरोधक क्षमता और भूख मुक्ति को बढ़ावा दे सकता है। लैंगिक न्याय किस प्रकार जलवायु प्रतिरोधक क्षमता और भूख मुक्ति को बढ़ावा दे सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पे रैंक 105 जो कि 2024 में मिली है भारत को, रैंक 111 2023 में थी। तो हमने लगभग 6 अंकों का सुधार किया है। ये एक बेहतर स्थिति कि हम जो है कि भूख को कुछ कंट्रोल कर पाए। फिर भी भारत में भूखमरी की स्थिति जो गंभीर स्थिति में है, यानी डेंजर्ड कंडीशन में है। और वैश्विक स्तर पर बात करोगे तो वैश्विक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसका स्कोर मिला है 118.3 जो कि भारत विश्व की भी स्थिति क्या मध्यम स्थिति कहलाती है। अब आगे चलते हैं, कुछ सम्मेलन की बात करेंगे। जैसे 51वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर? 15 से 17 जून 2025 को कनाडा की अध्यक्षता में अल्बर्टा में आयोजित हुआ। अल्बर्टा एक जगह है और मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब क्रोएशिया पढ़ा रहा था और साइप्रस पढ़ा रहा था, वहीं पे मैंने बताया था कि मोदी जी 3 दिवसीय यात्रा पर निकले थे। पहला चरण आपका क्रोएशिया था, दूसरा कनाडा था, तीसरा साइप्रस था। कनाडा में वो द्विपक्षीय सम्मेलन में नहीं गए थे बल्कि वो G7 की मीटिंग अटेंड करने गए थे आमंत्रित सदस्य के रूप में। 1 जनवरी 2025 को इटली से G7 की अध्यक्षता ग्रहण की है कनाडा ने, यानी कि जो आपका 50 नंबर का था, 50वां जो आपका G7 समिट हुआ था ये इटली की अध्यक्षता में हुआ था। और 1 जनवरी 2025 को कनाडा ने जो है कि इसकी अध्यक्षता ले ली है और 51वां G7 आयोजित किया। वहां के जो प्रधानमंत्री जो नवनियुक्त हैं मार्क कार्नी, ये आपको पढ़ना भी, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्रियों की जो नियुक्ति होती है उसमें इस टॉपिक को पढ़ना भी है तो याद कर लो। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के द्वारा सम्मेलन की अध्यक्षता भी की गई है। अब यहां पर भारत सहित 7 आमंत्रित देशों ने भी यहां पे प्रतिभाग किया। 7 आमंत्रित देश थे जिसमें भारत भी शामिल था। G7 देशों ने कनांसिक वर्ल्ड मतलब वाइल्ड फायर चार्टर को भी अपनाया। मतलब कनांसिक्स कह दो, वाइल्ड फायर चार्टर। वाइल्ड फायर का मतलब क्या होता है? जंगल में लगने वाली जो आग होती है। तो यह पहल जंगलों में जो स्वतः लगने वाली आग होती है उसको रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए और पुनर्निर्माण करने में सहयोग करेगी। क्योंकि अमेरिका में अभी गत वर्ष जो है कि इसी साल जो है कि फरवरी नहीं, आई थिंक अप्रैल में या मार्च अप्रैल में कहीं आग लगी थी बहुत तेजी से जो है कि अफ्रीका वगैरह मतलब अमेरिका में। तो वहीं से जो है कि प्रभावित होकर G7 के देशों ने इस पहल को शुरू किया। और G7 के जो सदस्य हैं वो USA, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली और एकमात्र आपका जापान है जो एशिया से इस पहल में शामिल है। 3rd UN महासागर सम्मेलन की बात करेंगे। UN महासागर सम्मेलन तो 9 से 13 जून 2025 को नीस फ्रांस में आयोजित किया गया। फ्रांस और कोस्टारिका के द्वारा संयुक्त आयोजन किया गया। फ्रांस और कोस्टारिका के द्वारा संयुक्त आयोजन किया गया जिसकी थीम है महासागर संरक्षण एवं सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में सभी हितधारकों को संगठित करना। यानी महासागर का अगर आपको संरक्षण करना है साथ ही साथ उसका सतत उपयोग करना है तो ऐसे में हितधारकों को संगठित करना अनिवार्य है। नोट अगर हम देखें इसमें तो पहला जो सम्मेलन हुआ था 2017 में स्वीडन और फिजी की संयुक्त अध्यक्षता में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। दूसरा पुर्तगाल और केन्या के द्वारा लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित किया गया था। और तीसरा तो जो है कि मैंने आपको बता ही दिया नीस फ्रांस में हुआ था, जबकि फ्रांस और कोस्टारिका के सहयोग से हुआ है। आगे बात करें तो इस अवसर पे भारत ने समुद्रयान परियोजना भी शुरू की जिसके तहत 2026 तक भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी तैयार होने वाली है। इस पर भी बल दिया। तो समुद्रयान परियोजना को भी आप फोकस करना। और साथ ही साथ ये जो है आपकी SAHAV डिजिटल महासागर डाटा पोर्टल भी लॉन्च किया गया भारत के द्वारा इस दौरान।
आईबीसीए की पहल भैया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहल शुरू की गई। हालांकि इसको G20 में ही भारत सरकार के द्वारा जो है कि लॉन्च किया गया, लेकिन इसकी पहली बैठक दिल्ली में हुई है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक 16 जून 2025 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की थी, जो कि केंद्रीय पर्यावरणीय मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। और 9 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग भी लिया था। तो आईबीसीए के अध्यक्ष किसको बनाया गया? भूपेंद्र यादव को बनाया गया। याद रख लेना, ये आगे पूछेगा भी। और आईबीसीए के महानिदेशक कौन बने? तो एसपी यादव बने हैं। ठीक है, तो भूपेंद्र यादव और एसपी यादव दोनों लोगों ने ही आईबीसीए के अध्यक्ष और महानिदेशक का पद संभाला। आईबीसीए का जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों भारत में न्यू दिल्ली में स्थित है। अब यहां पर एक वर्ड आया कि बिग कैट। बिग कैट का मतलब क्या होता है? जो बिल्ली की मौसी, जिसे हम लोग गांव में कहते हैं ना कि बिल्ली की मौसी, यानी कि बिल्ली की बड़ी प्रजाति, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हेम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये 7 प्रजातियां होती है जो इसमें शामिल हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। सांग्री ला वार्ता या सांग्री ला संवाद। देखो, यह एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख सुरक्षा संवाद शिखर सम्मेलन है, जिसका आयोजन सिंगापुर में होता है 30 मई से 1 जून। ये दोस्तों हर साल होता है सिंगापुर में। सांग्री ला कुछ और नहीं है, सिंगापुर का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक होटल है, रेस्टोरेंट है। वहीं पर जो है कि सारे देशों की मीटिंग हो जाती है एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। तो इसको नाम दे दिया गया सांग्री ला वार्ता, वरना सिंगापुर में ये एक होटल है सांग्री ला वार्ता। और इस संवाद में सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अब चलते हम 46वें आसियान शिखर सम्मेलन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 2025 में हुआ। तो देखो 26 मई 2025 को कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी, यहां पर इसका आयोजन किया गया, कुआलालंपुर मलेशिया में। साथ ही साथ इसकी जो थीम थी समावेशीपन और स्थिरता, यानी कि समावेशी विकास करेंगे और स्थिरता के साथ करेंगे। आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं, जबकि इसकी स्थापना में 5 सदस्य थे। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। 24वीं IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बैठक हुई है। क्या बैठक हुई है? कि 21 मई 2025 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक की गई, अध्यक्षता श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किया? श्रीलंका। और इसकी जो थीम है, भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर, यानी भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। भारत वर्तमान में IORA का उपाध्यक्ष है और भारत 2025 से 27 के लिए इसकी अध्यक्षता भी करेगा। क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता भी करेगा। IORA की स्थापना 1997 में हुई है और हेडक्वार्टर इसका एबिन मॉरिशस में, और वर्तमान में इसके सदस्य कितने दोस्तों? 23 सदस्य हैं। चलिए COP16 की बात करते हैं। देखो, एक COP29 जो हमने पढ़ा वो जलवायु परिवर्तन के लिए था, जो UNFCCC के द्वारा होता है, लेकिन ये जो हम बायोडायवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए COP16 हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना COP29 और 16। तो यहां पर देखते हैं कि UN जैव विविधता सम्मेलन COP16 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कोलंबिया के काली में आयोजित हुआ। कहां पे हुआ? कोलंबिया के काली में आयोजित। तो UN जैव विविधता सम्मेलन समझ में आ गया। COP16 21 अक्टूबर 1 नवंबर 2024 तक कहां पे? कोलंबिया के काली में आयोजित हुआ। किंतु सहमति नहीं होने के कारण ही 25 से 27 फरवरी 2025 तक रोम स्थित फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में आयोजित किया गया। पहले इसको आयोजित तो होना था कोलंबिया में, लेकिन जब इनमें आम सहमति नहीं बन पाई सदस्यों के बीच में, तो फिर इन्होंने क्या कहा कि रोम में आयोजित करेंगे। और रोम में कहां पे? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में, जहां पे क्या उद्देश्य था कि मॉन्ट्रियल में जो स्वीकृत हुआ, जो 2022 में वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को लागू करना था। ठीक है, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का जो फ्रेमवर्क है उसे लागू करने के लिए ही इसको शुरू किया गया। अब आ जाते हैं G20 का सम्मेलन भैया, जो 19 नंबर का G20 समिट है। देखो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ। कहां पे? ब्राजील में। इसकी अध्यक्षता लूला डी सिल्वा ने की थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 18वां G20 समिट हुआ था 2023 में, भारत में हुआ था, और भारत के द्वारा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगली अध्यक्षता के लिए लूला डी सिल्वा जी को एक ग्रेवल दे दिया गया था। ग्रेवल क्या होता है? एक सिंबल होता है कि जिसको प्रदान किया था, अर्थात वो इसकी अध्यक्षता करेगा। जैसे न्यायपालिका में ऑर्डर करने वाला एक जो हथौड़ा होता है ना, वही ग्रेवल कहलाता है। आप उसे देख सकते हो यूट्यूब पर भी मतलब गूगल पे विजिट करके। तो अध्यक्षता लूला डी सिल्वा, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। स्लोगन रखा, एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना, यानी कि कैसा विश्व होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए और टिकाऊ ग्रह होना चाहिए। G20 में 19 तो देश हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को 2023 के समिट में शामिल किया गया था, जो कि भारत के नेतृत्व में था। अच्छा, 19वें G20 सम्मेलन में भूख एवं गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन बनाया। भूख एवं गरीबी के विरुद्ध एक वैश्विक गठबंधन को भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया, जिसमें 82 देशों, जो कि भारत सहित इस गठबंधन के 148 संस्थापक सदस्य भी हो गए हैं। और
अब यहाँ देखोगे कि इसमें 19वां ब्राजील यूनेस्को यूएनओ ने जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता के लिए एक वैश्विक पहल को लॉन्च किया और भारत का जो प्रधानमंत्री थे मोदी जी, इन्होंने नेतृत्व किया और शेरपा जो है कि अमिताभ कांत थे यहाँ पे। ध्यान देना कि जो अगला वाला होगा 20 वाला G20 सम्मेलन 2025 का, ये 1 दिसंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका ने अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर देखेंगे इसकी थीम इन्होंने पहले से रख दी कि एकजुटता, समानता, सतत विकास को बढ़ावा देना, ये इसकी थीम इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है। COP29 की बात कर लेते हैं। तो नवंबर 2024 में जहां पर मैंने आपको बताया था CCPI की रिपोर्ट जारी की गई है कि क्लाइमेटिक चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है, तो ये बाकू अजरबैजान में जो है कि जारी की गई थी। कहां पे? बाकू अजरबैजान में UN जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। ये UNFCCC पक्षकारों का सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता मुख्तार बावाएव ने की थी और COP29 में ही हानि और क्षति कोष को पूर्णतः संचालित करने का निर्णय ले लिया गया है और COP30 का आयोजन ब्राजील के द्वारा होगा। फिर आगे ब्रिक्स सम्मेलन को देखते हैं। 22 से 24 अक्टूबर 2024 को 16वां शिखर सम्मेलन कजान यानी रूस में आयोजित किया गया। न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर यह इसकी थीम थी और सदस्यता विस्तार पीछे वर्णित की जा चुकी है ऑलरेडी। ब्रिक्स की जो हमने बताई थी कि कैसे 6 मेंबर और ऐड होते हैं, वो आप देख लेना। बस अर्जेंटीना ने इसकी अस्वीकृति कर दी थी। तो नाटो सदस्य तुर्की ने पहली बार आमंत्रित अतिथि के रूप में यहाँ पे भागीदारी की थी, क्योंकि नाटो का सदस्य फिर भी ये जो है कि रूस और चाइना से संबंधित जो है कि देशों के ग्रुप में ये शामिल हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने 18 अगस्त को ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस घोषित किया। 2025 में अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी, जो कि इसका 17वां होगा। अब यहां पर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन की।